ठीक बात। निफ्टी बैंक से ज्यादा अच्छा गो टू पॉकेट निफ्टी। इस समय जिस तरह की हल्की वीकनेस के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, बेहतर मौके हो सकते हैं पैसा झोंकने के, अच्छी तेजी की तैयारी हो रही है। यह है मूड माहौल, सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल। आज मंगलवार के दिन जो जो मदद करेंगे सब स्क्रीन पे एक एक करके रेडी होते हुए मैं जाऊंगा उनके पास, बातचीत करूंगा। हमने मोटा मोटी सब कर लिया, मैक्रोज कवर कर लिया, अब जरा माइक्रोज पे आते हैं। पहले बिग स्टॉक्स, उसके बाद एक्सपर्ट के पिक्स। आज के बिग स्टॉक्स कौन से? आज के बिग स्टॉक्स दो इंडेक्स स्टॉक्स हैं। पहला हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, ये एथर में जो हमने हेडलाइन में मेंशन किया कि एथर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा मूव है क्योंकि हीरो एक थोड़ा सा बैक स्टेज पे रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। बाकी लोगों ने एक सेंटर स्टेज ले लिए अब, लेकिन ये जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इनका 31% स्टेक है एथर में। और राइट्स इशू में अगर ये पूरा सब्सक्राइब करेंगे, अगर बाकी के लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे और ये थोड़ा और सब्सक्राइब करेंगे, तो इनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी ऑब्वियसली। वो तो जब एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि कितना स्टेक बढ़ेगा। लेकिन इवेंचुअल गेम प्लान क्या है हीरो का? क्या इस कंपनी को अपना बनाने की आगे जाके तैयारी होगी? ये मतलब कयास लगाएगा मार्केट जो भी है, लेकिन एक तरीके से एक बड़ा मूव है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में ये हीरो मोटो का। टीवीएस का आपको इवैल्यूएशन याद होगा किस तरीके से मार्केट ने उसको रीरेट किया, जब क्योंकि टीवीएस ने एक लीड ली थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उसके बाद तो उन्होंने वो फंड भी रेस किए थे, उसकी सब्सिडी की वैल्यूएशन भी हमने देखी थी। और एथर का टर्नओवर देखिए आप पिछले 3 साल का, 80 करोड़ FY21 का बढ़कर 414 करोड़, FY22 का बढ़कर FY23 में 1800 करोड़। ये इस तरीके की कंपनी रही है, सीधा 4-4 गुना टर्नओवर बढ़ रहा है इसका। ऑब्वियसली एक स्टेज पे जाके 4 गुना नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैं इसको ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, मार्केट इसको थम्स अप देगा। दूसरा स्टॉक सिप्ला। और देखिए, सिप्ला में हमने पिछली बार भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक टॉरेंट आ जाए बोले मैं खरीद रहा हूँ और बाकी कंपनियां बैठी रहें। जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि बेन ने कहा है डॉक्टर रेड्डीज को, चलिए हम मिलकर इस पर बोली लगाते हैं। एक प्राइवेट इक्विटी हो गई, एक खुद की फार्मा कंपनी हो गई, और वहाँ पर चर्चा हुई है टॉरेंट के ऑफर को काउंटर ऑफर देने की तैयारी हो रही है। तो सिप्ला में, और पिछले क्वार्टर के आपने नंबर्स और कमेंट्री देखी थी। एक और चीज़, सिप्ला इंडिया की ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी है और एक क्राउन ज्वेल है इंडिया का। सस्ते में नहीं बिकेगा, ये बिकना है तो बहुत महंगा बिकेगा, और ये चीज़ जो बिड्स कर रहे हैं उनको पता है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्रीन होगा। डॉक्टर रेड्डीज ने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया। डॉक्टर रेड्डी शायद उतना ना गिरे जितना टॉरेंट गिरा था, उसका कारण भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि टॉरेंट एक छोटी कंपनी है कंपेयर टू सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज ऑलमोस्ट सिप्ला के साइज की कंपनी है, उससे थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो इसके लिए शायद डॉक्टर रेड्डीज इतना ना गिरे जितना टॉरेंट गिर गया था। तो इसके लिए मैं डॉक्टर रेड्डीज को रेड में नहीं ले रहा हूँ, मैं सिप्ला को ग्रीन में ले रहा हूँ। अभी डॉक्टर रेड्डी का कंफर्मेशन, अभी तो रिपोर्ट कहती है, अभी तो रिपोर्ट उन्होंने इसको टैप करने के लिए बेन ने अप्रोच किया। हाँ। ठीक है। आज के दोनों बढ़िया स्टॉक्स से न्यूज भी है, इन पे आगे और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन बिग स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प, वो एथर में जो राइट्स इशुएंस में पैसा झोंकने की तैयारी, और सिप्ला जिसको लेकर तमाम अपडेट्स आते हुए प्रमोटर स्टेक को खरीदारी के इच्छुक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। लाइए भाई, पैनल को दिखाइए और दिखाइए आज के टॉप कॉल्स का। डॉक्टर साहब, स्टिंग। भाई, आप सबने भी बाजार का कुछ ना कुछ सिखाया है। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गावा सर प्रणाम। आज का टॉप कॉल गावा सर। आज का टॉप कॉल है मैरिको। रीजन ये है कि इसमें अच्छा अपमूव मिला, पॉजेस मिल रहे हैं, साइडवेज जोन है, इसमें स्ट्रेंथ है। मैरिको में ट्रेड कर रहा है 577 पर, स्टॉप होना चाहिए 568 का। बस इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है। फ्लैट खुल जाता है तो भी ठीक है। इसका जो टारगेट है मैरिको का वो है 590 का, ये पहला टारगेट है। तो मेरे ख्याल से 590 के टारगेट के लिए 568 का स्टॉप लगाकर चले तो अच्छा रहेगा। मैरिको सेफ बेट। ओके। मैरिको पर गावा सर की पिक इस समय। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, डेल्टा कॉप पे आज खरीदारी करेंगे, और डेल्टा के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक बड़ा क्रैक हमने देखा। 260 रुपए से लेकर 180 रुपए के आसपास तक का करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 दिनों की एक्टिविटी देखें तो पैटर्न को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 175 और 180 की रेंज में। कल स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो ये केवल अभी एक बाउंस बैक प्ले है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म करेंगे, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए।
डेल्टा कॉप में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 183 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 195 के टारगेट सेट करने हैं, जो कि स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 190 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 7 रुपए के आसपास की क्लोजिंग की, तो वहां पर अगर आपको मिले तो 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से उस 190 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। लो भाई, शिक्षक दिवस के दिन डेल्टा का गुरु ने मना करा था ये सब करने से, और मानस आज ही कर रहे हैं। 190 का कॉल भी चाहे तो लॉक किया जा सकता है। सतवेद साहब गुड मॉर्निंग। पर वेल कैलकुलेटेड मूव्स। हाँ देखो, समीर के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था ना, उसमें समीर ने एक चीज कही थी, बी द कसिनो नॉट द गैम्बलर। ठीक है, डेल्टा कॉप, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये डेल्टा कॉप के स्टॉक पे बात हो रही है, डेल्टा कॉप में जाके गैम्बलिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो मानस ने बहुत क्लियरली बोला है कि डेल्टा कॉप का स्टॉक लेना है। मैं आपको आशीष एक चीज बताऊं, कसिनो और आप जब जाते हैं कसिनो में, तो आपकी और कसिनो के बीच में, बहुत लोगों को लगता है कि कसिनो तो बना ही लुटने के लिए, ठीक है, लेकिन कसिनो की एज आपके ऊपर कितनी होती है, बस गेस करिएगा। नहीं आइडिया। कसिनो की एज आपके ऊपर मैं बताता हूँ कितनी होती है। कसिनो की एज आपके ऊपर होती है 1%। ठीक है, क्यों? सपोज करिए आप रूले खेल रहे हैं। रूले मतलब वो जो मशीन होती है जिसमें आप वो घूमता है वो, और एक पर्टिकुलर लेवल पर आता है। उसमें कुल मिला के कितने नंबर होते हैं? 35 नंबर होते हैं। ठीक है, 35 नंबर होते हैं। तो अगर आपने एक नंबर पे बेट लगाई है, अगर वो नंबर आ गया तो आपको 35 गुना मिलेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर कसिनो का क्या फायदा है, क्योंकि अगर आप 35 बार एक ही नंबर पे लगाएंगे तो चांसेस है कि 35 में प्रोबेबिलिटी के वाइज वो एक बार आएगा नंबर। ठीक है, कसिनो की एज कहां पर है? कसिनो की एज है जो उन्होंने एक नंबर जोड़ा हुआ उसमें 0, और जो बदमाश कसिनो होते हैं वो एक और जोड़ देते हैं, 00। तो उससे कसिनो की एज जो है अब वो 35 टाइम्स में 37 टाइम्स हो जाती है। तो इसके लिए वो डिफरेंशियल जो रह जाता है, 2 जीरो है, उससे कमाई होती है। वो 0 और जो 2 0 है उससे कसिनो की कमाई होती है। कसिनो खुद गैम्बल नहीं करता है, कसिनो सिर्फ उस एज को प्ले कर रहा है, इसीलिए कसिनोज पैसा बना रहे हैं। बहुत सिंपल है, वर्ल्ड वाइड जो है कसिनो पैसा बनाते हैं, अच्छे से अच्छे भले ही वो पहुंच जाएं गैम्बलर। एक मूवी बनी थी, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में हैं, इस मूवी को देखिए। 21 करके उस पिक्चर का नाम था। केविन स्पेसी जो एक बहुत लेजेंडरी एक्टर है, उन्होंने उस फिल्म में एक MIT के प्रोफेसर काम किया था, जो एक रियल लाइफ पे स्टोरी बनी थी, जहां पर MIT के कुछ स्टूडेंट्स ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें वो कसिनो के इस एज को कम कर सकते हैं कार्ड काउंटिंग करके, कि वो ब्लैक जैक में कितने कार्ड निकल चुके हैं और अब कितने कार्ड डेक में बचे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी एज बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कसिनोज को फ्लीस किया। उसके बाद वहाँ पे एक सिस्टम बन गया था जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई कार्ड काउंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए वो जो बेट है मानस की, वो वहाँ जाके खेलने की नहीं है, स्टॉक पे बेट है, क्योंकि वो मानस का सीना चौड़ा हो गया है। ये तो गलत है। ठीक है, ले सकते हैं डेल्टा कॉप आज के लिए, एज इनकी है, खेलने वालों की नहीं। पसंद आ रहा मानस को। खैर, 190 का कॉल भी चाहे तो डेल्टा कॉप का लिया जा सकता है। सतपथ साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है बलरामपुर चीनी पे। इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। कल यहाँ पे एक हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और एक चीज है कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी बैन में है, F&O बैन में है, तो मैं कैश के लेवल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इससे बाय इन बलरामपुर चीनी 407 के आसपास इसका कल का कैश में क्लोज है, तो आपको बाय करना है 402 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका आज का टारगेट होना चाहिए 420 से लेके 425। तो इट्स अ बाय इन बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी, और राजेश जी ने खुद ही ऐड कर दिया, वरना मैं कर देता, कि ये बैन में है। तो इसके लिए लेवल्स जो मेंशन किए गए कैश के लेवल्स हैं। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कैश में ले सकते हैं, सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं ले सकते हैं आप, बैन में है स्टॉक। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। Very good morning, Anuj ji. Good morning, everyone, and wishing you all a very happy Teachers' Day. मेरा जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड, जहां आप देखें कल पावर स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही थी। 255 की क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रही है। मुझे लग रहा है 255 कल के हाइस के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे, कंडीशनल बाय होगा, तब इसमें ट्रेड इनिशिएट करें। 262 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 262 का टारगेट मेंटेन करना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 252 का। हाइज निकलने पर आप पावर ग्रिड में बाय ट्रेड इनिशिएट करें। पावर ग्रिड कंडीशनल बाय। कल के हाइज थे 266 की, उसके ऊपर जा रहा है तो खरीदारी करने का कॉल, और लेवल्स बाद में जब रिकैप करूंगा दिखा दूंगा। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब आज का प्रेफर्ड पिक सर।
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तो आज का जो पिक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, और स्टॉक का अब यहाँ पे अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में कंटिन्यू करेगा। 136 से लेके 138 तक के अपसाइड के टारगेट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इसका करीब होगा 128 के आसपास। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग बाय करने की सलाह है। बहुत बढ़िया, आज के सारे ट्रेड्स हाथ में आ गए। थोड़ी देर बाद फंडा पिक भी ले आऊंगा, पहले लेकिन आज की ट्रेड्स रिकैप करने चाहिए। गावा सर ने मैरिको के साथ शुरुआत करी है। खरीदने का जोन क्या है? या तो फ्लैट ओपनिंग हो रही हो या डिप्स दिख रहे हो, तो डिप्स में बाय करेंगे, ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड नजर आएगा। 568 का स्टॉप, उस केस में 590 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। ये पहला टारगेट है, ऐसा गावा सर ने कहा है, यानी कि शायद इवेंचुअली और तेजी की तैयारी हो जाए, लेकिन अच्छे 590 के पहले लक्ष्य। डेल्टा कॉर्प मानस की तरफ से प्रेफर्ड पिक है। 195 के टारगेट्स, 183 का स्टॉप, चाहे तो 190 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। बलरामपुर चीनी सत्य साहब का प्रेफर्ड पिक। वायदा के कर्व में 5 स्टॉक्स है, जिनमें से एक बलरामपुर चीनी है। कैश के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। 402 का स्टॉप है, 420 पहला लक्ष्य है, उसके बाद इवेंचुअल टारगेट्स भी स्क्रीन पर। कविता जी ने पावर ग्रिड एक कंडीशनल बाय 266 कल के हाईज के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है, तो खरीदारी करनी है यार। 266 वायदा में होगा फिर 256, उसमें वो हाईज होंगे। 262 के लक्ष्य, कैश में तो मेरे ख्याल से 266 था कल। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये है पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक। 128 का स्टॉप, 136 और उसके बाद 138 तक के टारगेट्स। आज के सारे स्पेसिफिक ट्रेड्स हो गए और एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक जान लिया जाए। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौरांग सर सुप्रभात, कहां नजर है आपकी, मतलब स्टॉक में कौन से? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो स्टॉक पर नजर सरकारी कंपनियां काफी चर्चा में है, और उसी तर्क के आधार पर अगर हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही है सरकार और बाकी अन्य कामकाज कर रही है, तो एक सरकारी कंपनी है, 51% मेरे ख्याल से करीबन सरकार हिस्सा इस कंपनी में रखती है, और नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मेरे ख्याल से करीबन 150-155 के आसपास जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी तो इसका दाम हुआ करता था, शायद थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। सर्वोच्च स्तर के आसपास ही कामकाज कर रहा है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम निवेश लायक रणनीति बना रहे हैं। इंजीनियरिंग वगैरह, टर्नकी वगैरह बहुत सारे अन्य कामकाज भी करती है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक रणनीति और नीतियां बनाई है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि इस कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया, सरकारी कंपनीज गजब का मूव डिलीवर कर रही हैं। प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन हाइड्रोजन में तवज्जो है, उसका फायदा। वैसे ध्यान रखिए, जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीक मेरे ख्याल से आईओसी की एजीएम हुई थी, उस एजीएम में आईओसी ने 4 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा था। तो ईआईएल जैसे स्टॉक्स वैसे ही फोकस में है, जनरली रिफाइनरीज का सारा काम, सरकारी रिफाइनरीज का सारा काम करने के लिए जानी जाती है। तो ईआईएल ग्रीन हाइड्रोजन का बढ़िया प्ले हो सकता है, रडार पर रखें। गौरांग सर को पसंद आता है, इन लेवल्स पर किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलना चाहिए। गावा सर, ये अपन ने वो इंडेक्स बनाया था, ऑपोजिशन जहां पे ज्यादा गाली देगा उस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, वो गाली दी नहीं और स्टॉक तो रिरेट होते चले जा रहे हैं। तो कोई गाली आने वाली होगी, बोलते ना प्राइस के बाद वो न्यूज फॉलोअर्स। हाँ, ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो गाली जब आएगी, लेकिन गजब है, पूरा का पूरा स्पेस सॉलिड रीरेट होता हुआ। खैर, अच्छा, कविता जी ने कुछ अपडेट लिखा है। कविता जी क्या बोल रहे हो आप? वो टारगेट्स का कुछ इशू है ना, वो फ्यूचर और कैश वाला, गलत बोल दिया मैंने? मैं आशीष जी ये कह रही थी कि 256 आई थिंक हाई है, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो गई। आप 266 कह रहे थे तो आई थॉट कुछ मिस्टेक है, तो 256 का करता। ठीक है, 256 अगर पावर ग्रिड ब्रीच करता है कल के हाई, डायरेक्टर इंटरडे चार्ट ही दिखा गया, तो बाय इनिशिएट होता है। कविता जी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर पहले ही आ चुके थे। ये आ गया पावर ग्रिड। अरे हमारे यहां 266 दिख रहा है। ये वायदा का बोल रहे हो आप?
कैश का तो 266 दिखा रहा है। ओके डायरेक्टर साहब आपकी गलती हो, कविता जी का सॉफ्टवेयर अच्छा होगा भाई, आप 256 लेके चलिए। चलिए छोड़ रहा हूं। मतलब बेसिकली कल के हाईज को ब्रीच कर जाए तो पावर ग्रिड में एक बाय इनिशिएट करना है। हजदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे चर्चा करने के लिए, और शुरुआत कर दी जाए कुछ अगस्त महीने के बढ़िया अपडेट्स के साथ। दो कंपनीज के अपडेट्स आए, आईईएक्स, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज। हजदा कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। पिकअप देखने को मिला है आशीष आईएक्स और एमएनएम के बिजनेस में। आईएक्स बेसिकली अगर आप देखिए अगस्त में इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में 21% तक का इजाफा दर्ज हुआ है, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगस्त का डे हेड मार्केट वॉल्यूम में भी 7% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, और क्लियरिंग प्राइस में भी 33% तक की वृद्धि देखी गई है। अब बेसिकली कंपनी का बयान ये भी आया है कि अगस्त में जो लो रेनफॉल हुई है उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड खासी बढ़ी है, उसी का असर है कि नंबर्स में वो इजाफा बनता दिखाई दिया है। क्लियरिंग प्राइसेस भी कंपनी कहती है उनमें इजाफा आता है जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये इनफैक्ट अगस्त की रेनफॉल का कनेक्शन सीधे इलेक्ट्रिसिटी पर भी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कंजम्पशन बढ़ा है। दूसरी तरफ एमएनएम फाइनेंशियल कंपनी ने कहा है कि अगस्त के महीने में डिस्बर्समेंट्स में 15% तक का इजाफा देखने को मिला है, 4,400 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। वैसे अगर आप मंथ और मंथ देखेंगे तो वो फ्लैट है, तो एनुअलाइज बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी 96% पर बरकरार है, और कंपनी बेसिकली ये भी कह रही है इनके टोटल एसेट्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है मंथली और एनुअल बेसिस पर। दोनों अपडेट्स पे रिएक्ट करना है। पालविया साहब, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स एक कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प अपमूव की तैयारी, क्या रीडिंग है? फर्दर लेग्स है? अपडेट डिसेंट आया अगस्त महीने का, कोई कंप्लेन नहीं उस अपडेट से, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी कुछ अच्छे मूव्स बचा के बैठा हुआ है। तो आशीष जी बिल्कुल देखिए, एक बड़े करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे देखने को मिला, और अब हमने देखा कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक अब यहाँ पे प्लेस्ड है ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट नियर टर्म चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेट होते हुए दिख सकता है, और ये 138 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है आज तो इसका नेक्स्ट टारगेट 145 148 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक बड़े करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लोअर बैंड पे होते हुए दिख रहा है, तो ट्रेड लॉन्ग साइड का ओपन रखना चाहिए। 134 स्टॉप लॉस होंगे, और अपसाइड के टारगेट 145 148 तक हमें लगता है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 145 148 तक जाने का दम खम, अच्छे मूव्स ऑलरेडी आए हैं, लेकिन और फर्दर लेग्स हैं इस रैली के। अगस्त का अपडेट भी अच्छा है। हाँ, फंडामेंटली जेफरीज की एक पावर सेक्टर पर रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में मेंशन था कि डिमांड अच्छी है और फला डिमका है। उसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो उनकी टॉप पिक्स है। आईईएक्स और टाटा पावर को अंडर परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने दे रखी है, पर टेक्निकली अभी भी साउंड। 145 148 लक्ष्य। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, सतपति साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? ओकेश अपडेट्स है। आशीष जी देखिए, चार्ट तो वैसे अगर आप एमएनएम का देखें, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का तो चार्ट जो है वो बढ़िया है। यहाँ पे अच्छा करेक्शन हुआ है 350 से लेके करीबन 270, और ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है ये 280 अगर आज की बात करें तो 280 290 ये इसका क्लस्टर होगा, सपोर्ट जोन होगा। मुझे लगता है ये सपोर्ट जोन इतना जल्दी आसानी से टूटेगा नहीं, एक्सक्यूज मी, लेकिन ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे बाइंग इमर्ज हो सकती है इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, और मुझे लगता है ये 310 320 ये इसका एक शॉर्ट टर्म स्विंग का एक रिलीफ रैली का टारगेट है। तो मेरे लिए तो ये एक बाइंग जोन में आएगा, तो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड होगा। बाय साइड दोनों अपडेट्स अच्छे लगे, दोनों के टेक्निकल चार्ट्स पे बेहतर। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स ऑलरेडी 295 पे खड़ा हुआ है। इस अपडेट के बाद अगस्त के 2 रिपोर्ट्स आई। जेफरीज होल्ड है, यही टारगेट्स हैं 295 के। मॉर्गन स्टैनले इक्वल वेट है, 5 रुपए ऊपर 300 का इवेंचुअल टारगेट है। तो फंडामेंटली टारगेट्स यही हैं 295 300 जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ है। टेक्निकली सतपथ साहब कह रहे हैं चार्ट्स पे बेहतर प्लेस्ड है, शायद थोड़े बहुत गेन्स और देखने को मिले। ऑटो सेक्टर की चर्चा कर ली जाए। हमने अगस्त अपडेट्स की बात करी थी, एक बिग स्टॉक्स में हमने हीरो मोटोकॉर्प को डिस्कस किया था, एथर रिलेटेड न्यूज। क्या पूरी न्यूज है? और साथ साथ एस्कॉट्स क्यूबोटा ने भाई ट्रैक्टर के दाम बढ़ा दिए।
जी हाँ, कंपनी कह रही है कि 16 सितंबर से यानी कि अगले हफ्ते से दरअसल दामों में इजाफा बनता दिखाई देगा। ये अक्रॉस द बोर्ड रहेंगे, हर वेरिएंट पर, हर मॉडल पर, अक्रॉस ज्योग्राफीज, लेकिन प्राइस हाइक कितना हो रहा है उसका खुलासा प्रेस रिलीज में नहीं किया गया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ध्यान रहे कि एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े थोड़े से फीके थे और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। वैसे स्टॉक में हमने देखा इस साल में करीब 50% से ज्यादा के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प कंपनी एथर एनर्जी जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर है और प्रोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है भारत में, उसके राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करेगी और 550 करोड़ तक का अतिरिक्त निवेश आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे हीरो मोटोकॉर्प ने एथर को पहले से बैक किया हुआ है, तो हीरो मोटोकॉर्प की अभी करीब 33.1% हिस्सेदारी एथर एनर्जी में है। इस राइट्स इशू में अगर कंपनी को मौका मिले तो वो और हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जब वो इवेंचुअली पार्टिसिपेशन आ जाएगा उसका अपडेट निकल कर आएगा, लेकिन ये दरअसल एक बड़ी डेवलपमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प एथर के जरिए दरअसल इस पूरी ईवी स्पेस पर बेट कर रहा है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी वो जो ईवी बाइक्स बनाने का काम करती है उसके ऑलरेडी स्टेक है 33%, राइट्स इशुएंस है, तो करंट शेयर होल्डर्स के लिए राइट्स है। हीरो अपने राइट्स का इस्तेमाल करेगा, पैसा जोगेगा 500-550 करोड़ रुपए। खबरें तो अच्छी आ रही है इसके लिए। इसका कल सुबह जो चर्चा कर रहे थे अगस्त सेल्स के नंबर्स, वो भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थोड़े बहुत बेहतर ही थे। गौरांग सर 2950 3000 हीरो मोटोकॉर्प खरीदोगे या नहीं? और तीनों क्या चारों टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सी है जियोजीत की इस समय? तो पसंदगी के आधार पर अगर आप मुझे पूछते हैं चारों में, मतलब मैं इसको आयशर मोटर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, तो प्राथमिकता के आधार पर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, ये मेरे ख्याल से सूची होगी प्राथमिकता के आधार पर और पसंदगी के आधार पर। That answers my query. सबसे प्रेफर्ड है बजाज ऑटो, उसके बाद टीवीएस मोटर्स। मानस, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा प्राइस इंक्रीज, खैर चार्ट्स पे कैसे बहुत अच्छी तेजी, हर्षदा खुद ही मेंशन करा बहुत अच्छी तेजी, उसके बाद अब कुछ पस्त पड़ता हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए, अब थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कुछ रिवर्सल के साइन डेली चार्ट पे देखने को मिले हैं। अब स्टॉक को ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 3100 रुपए का एक सपोर्ट था, प्राइस सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया इंटरडे चार्ट पे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा डीप हो और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2900 के आसपास है, 2900 रुपए तक के भाव आपको एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। करेक्शन थोड़ा सा, कल भी थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ था, बाजार जब अच्छा कर रहा था 3% गिरा हुआ था, शायद दबाव थोड़ा सा और लाइकली है कंटिन्यू हो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। क्या रिलेट हुआ था ये स्टॉक, अब पस्त पड़ रहा है। खैर आगे बढ़ रहा हूं। सिप्ला खबरों में ओके, एक अनार है और अब धीरे धीरे काफी बीमार होते जा रहे हैं। क्या अपडेट है? तो हम सब जानते हैं कि सिप्ला के जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो बिकने के लिए मार्केट में मौजूद है और इसमें कई सारे पी प्लेयर्स दांव लगा रहे हैं। टॉरेंट फार्मा का नाम सामने आया। बेन कैपिटल एक ऐसा पी प्लेयर है जिसने दरअसल डॉक्टर रेड्डीज को अप्रोच किया है। दोनों दरअसल मिलकर सिप्ला में हिस्सेदारी ले सकते हैं या फिर वो प्रोमोटर्स वाला स्टेक अक्वायर कर सकते हैं। रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि सीनियर लीडरशिप दोनों डॉक्टर रेड्डीज की और साथ ही साथ बेन कैपिटल की पिछले हफ्ते इनकी बैठक हुई और वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलाइज कर रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉरेंट फार्मा ने ऑफर दिया है उसे और कैसे बेहतर किया जाए और क्या दोनों मिलकर दरअसल वो सिप्ला वाला स्टेक खरीद सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ सिप्ला के लिए एक और डेवलपमेंट है। सिप्ला इस बीच साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको और बढ़ाने की कोशिश में है और इन्होंने दरअसल एक साउथ अफ्रीकन कंपनी एक्टर होल्डिंग्स को $48.6 मिलियन में खरीदा है। अब एक्टर की खासियत यही है कि ये जेनरिक दवा और ओटीसी में दरअसल माहिर है और उनको लगता है कि साउथ अफ्रीकन मार्केट में एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जरूर है सिप्ला के लिए इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के जरिए, साथ ही कॉस्ट लेवरेज का भी फायदा, लो कॉस्ट लेवरेज का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अब लार्जली विमेन्स हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं एक्टर के एक हिमे में, नेजल प्रोडक्ट्स, कॉफ एंड कोल्ड, बेबी एंड चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स दरअसल इसके लिए एक्टर जानी जाती है और वो दरअसल पोर्टफोलियो अब सिप्ला के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के जरिए। ये है कहानी भाई। डॉक्टर रेड्डीज, बेन कैपिटल जो जाना जाता है बाय आउट के लिए, जायंट है यूएस का,
उसने अप्रोच करा है डॉक्टर रेड्डीज को कि चलिए मिलकर सिप्ला के प्रोमोटर्स का स्टेक एक्वायर करें। अभी तक किसी डोमेस्टिक में सिर्फ टोरेंट फार्मा ने एक्चुअल बिड सबमिट कर रखी है, अपना ऑफर दे रखा है और कहा जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग कि करना है कि नहीं करना। खैर, इससे पहले टोरेंट की जब खबर आई थी तो गिर गया था टोरेंट। भाई डॉक्टर रेड्डीज चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, पालविया साहब? तो आशीष जी देखिए, डॉक्टर रेड्डी में एक करेक्टिव मूव यहाँ पे देखने को मिला और स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। पिछले कुछ दिनों में एक सप्लाई जरूर यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन स्टॉक में अगर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक अभी भी बुलिश टेरिटरी में है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 5560 ये एक इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे जैसे ही स्टॉक में 5700 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए 5850 5900 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो यहाँ पे 5560 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, अच्छा कविता जी, ये सिप्ला, दो खबरें, एक तो सब एग्रेशन दिखा रहे हैं, धीरे धीरे करके खरीदने आना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी तो शायद भाव बेहतर मिल जाएगा, ऊपर से इन्होंने एक टक इन एक्विजिशन भी कर रखा है। कैसा प्लेस्ड है, आप खरीदोगे आज, नहीं खरीदोगे? Yeah, so Cipla is like अपना एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन अ वेरी हाई टाइम फ्रेम, टॉप फॉर्मेशन को लेकर ब्रेकआउट दिया, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज जब 1277 1280 के लेवल्स इसके हाईज हैं उस तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है अंटिल होल्डिंग 1219 के लेवल को। तब तक इसमें एक अगर ऑलरेडी किसी ने बाय ट्रेड इनिशिएट कर रखा है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उन्हें 1219 का रखना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम काउंटर में तब बनेगा जब ये 1280 के लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। तो 1238 की क्लोजिंग है, रिस्क रिवॉर्ड 1220 का फेवरेबल लिखता है, तो वहां से एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर 1280 एंड फर्दर 1320 तक के लेवल्स के। 1280 1320 ये है सिप्ला के टारगेट्स, इस तक तेजी दिखाता हुआ शायद नजर आए। मंथली अपडेट्स में हमने IEX महिंद्रा फाइनेंस की बात करी थी, जोड़ दीजिए उसमें पेटीएम, अभी अभी अपडेट आता हुआ 197 कम्युनिकेशंस, MTU यानी कि एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 9.4 करोड़ यानी कि 20% साल दर साल का जंप। बाकी भी इंटरेस्टिंग है, डिसबर्समेंट Q2 में अब तक 137% का जंप, टोटल लोन्स डिसबर्स्ड अब तक 47% का जंप। आंकड़े तो ठीक दिख रहे हैं। गाबा सर, क्या करना है, चार्ट पे कैसा प्लेस्ड पेटीएम? पेटीएम तो मुझे पसंद है हमेशा। 100 बार मैंने कहा था कि 100 बार कर लेगा तो फिर पेटीएम 1100 जोन से मेरे ख्याल से 1020 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अगर डिप्स मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी है पेटीएम। 745 750 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 1020 के लिए लेना चाहिए पेटीएम। 1020 का लक्ष्य बेहतर है। गावा सर हमेशा कहते हैं कंफर्ट में जब आए तब खरीदने का, तो डिप्स में खरीदारी करना है पेटीएम में। हर्षदा, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स की न्यूज? कुछ और स्टॉक्स में ऑयल इंडिया आज फिर खबरों में है। ऑयल इंडिया के बोर्ड ने दरअसल अप्रूवल दे दिया है कि इक्विटी कंट्रीब्यूशन करीब 1738 करोड़ का एक जेवी में करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ हो रहा है। ऑयल इंडिया 49% का शेयर होल्डर होगा, बाकी हिस्सेदारी असम गैस कंपनी के साथ होगी। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर अखबारों में रिपोर्ट आई है कि कंपनी ने अपने 10% के स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अब इनको दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट को अप्रैल से जून के बीच कुछ रकम देनी थी, उसमें से 10% इन्होंने पे कर दी है। बाकी पेमेंट सितंबर यानी कि इसी महीने में होती हुई दिखाई देगी। आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो करीब करीब 700 करोड़ के हैं। बॉम्बे डाइंग की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि एक्सिस बैंक के साथ एक डिस्प्यूटेड लैंड का मामला था, वहां पर सेटलमेंट हो गया है 149 करोड़ का, और करीब करीब 11,541 स्क्वायर मीटर की जमीन इन्होंने एक्सिस बैंक को सौंप भी दी है। RVNL खबरों में है, लगातार हमने देखा है ऑर्डर विन्स, कुछ जेवी के अपडेट्स, तो यहां पर एक और अपडेट आया है कि RVNL और MPCC का एक जेवी जो है लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आया है। सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स जो इनको बड़ौदा डिवीजन के लिए करने हैं वेस्टर्न रेलवे के लिए, तो वो स्टॉक आज फिर खबरों में रहेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 175 करोड़ के आसपास का है।
एवेन्यू सुपरमार्ट अपने स्टोर काउंट को बढ़ा रहा है। मोरबी गुजरात में इन्होंने एक स्टोर खोलने का अपडेट दिया, 333 स्टोर्स इनके हो गए हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने दरअसल एक पावर डिलीवरी एग्रीमेंट साइन किया है 26 मेगावाट का एसी ग्रुप के साथ। साथ ही साथ रैमको सीमेंट भी 3 मेगावाट के वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स या सिस्टम्स दरअसल कमीशन कर रहा है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम की 43 मेगावाट्स की चली जाएगी। और स्पाइस जेट की तरफ से भी एक अपडेट है। स्पाइस जेट हम सब जानते हैं कि इनको कुछ कंपनियों को जहां से ये एयरक्राफ्ट लीज पे लेते हैं पैसे चुकाने हैं। अब इन्होंने करीब 48 मिलियन शेयर्स यानी कि 4.8 करोड़ शेयर्स दरअसल 9 एयरक्राफ्ट लेसर्स को सौंपे हैं करीब 231 करोड़ के ड्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक बात। और प्रोमोटर्स का फंड इन्फ्यूजन भी है, शेयर्स और वारंट्स दोनों प्रमोटर एंटिटी सब्सक्राइब कर रही होगी। 29-30 रुपीज का दो भाव है। अच्छा, इस बीच आज सुबह सुबह वो भी जेन टेक्नोलॉजीज को भी रडार पर रखिएगा, अपडेट उसका भी आ गया है। ऑर्डर न्यूज थी आरवीएनएल पे, जोड़ दीजिए जेन को। 123 करोड़ का फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर, अभी सुबह सुबह वो अपडेट आता हुआ। तो कुल ऑर्डर बुक 1275 करोड़ पे पहुंचती हुई। क्विकली आरवीएनएल मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? कल बहुत तगड़े सभी ने उछाल दिखाया। बिल्कुल। तो देखिए वीकली चार्ट पे क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 144 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस फ्लैग पैटर्न के अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो सबसे पहले तो 180-85 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन अगर एक मीडियम टर्म के लिए टारगेट सेट करने होंगे तो वो 210 रुपए के हैं। तो अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ लगती है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और 130 रुपए का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके अच्छा, इस बीच रेमंड्स दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई। दोनों रिपोर्ट्स प्राइस टारगेट्स हैं 2600 के, खड़ा है सब 2000 के लेवल्स पर। जेफरीज इनिशिएट बाय रेटिंग 2600 का लक्ष्य। कंपनी सारे पास्ट इन्वेस्टर कंसर्न्स जो डेट और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर थे एड्रेस कर रही है। शायद यहां से बढ़िया सीएजीआर FY 23 से 26 के बीच में डिलीवर करे। मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग इनिशिएट करा 2600 का लक्ष्य, रीब्रांडिंग करके लिगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बढ़िया फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ। डीमर्जर और प्रोमोटर्स के कैपिटल इन्फ्यूजन की ड्राइवर्स हैं स्टॉक को लेकर। 2600 दोनों के लक्ष्य। गौरांग सर, आप खरीदोगे क्या? पहले तो मैं जाकर के इनकी जो लिनन क्लोथिंग लाइनअप लॉन्च की थी आशीष, बहुत ही बढ़िया मैंने देखी हुई है और मेरे ख्याल से दोनों हाथों से उपभोक्ताओं ने इसको सराहा। सर का ऑडियो में इश्यूज आ रहे हैं, तो एक काम करें सतपीर साहब, चार्ट चेक रेमंड। आशीष जी देखिए, रेमंड चार्ट डेफिनेटली स्ट्रांग है, इट्स एन अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन में है। मेरे हिसाब से देखिए मैं तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करूंगा टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि मंथली चार्ट अगर आप देखें तो उतना कंफर्ट नहीं आता। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सेल सिग्नल्स नहीं है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे हिसाब से 1900 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे और चेस करे। जो टारगेट आप बोल रहे हैं 2600 का, प्रोबेबली इट्स टू हाई फॉर मी, लेकिन 2200-2250 ये प्रोबेबली नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। 1900 का स्टॉप लॉस में रख के पोजीशन में लॉन्ग जो है वो बने रहे। काउंटर में स्ट्रेंथ है, कहीं पे वीकनेस नहीं। एक और रिपोर्ट बता देता हूं, शायद नीरज वाजपेयी ने सुबह सीधा सौदा में शायद लिया है टीम में, तो पता होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी शो का काम है सारी तैयारी करा देना। प्रिंस स्पाइस पे एंटीक की रिपोर्ट, reiterate our positive stance with high conviction on re-rating potential। जो ये बात फिर सेगमेंट वगैरह में उतर रही है, इंडस्ट्री की डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रांग है, इसीलिए उनको पसंद आ रहा है। टारगेट नहीं है मेरे पास, लेकिन स्टॉक को भी देखते हैं आज कैसा बिहेव करेगा। मुनाफे की तैयारी समेटने का समय, सारी चर्चाएं हो गई, अब कदम रखेंगे पहला सौदा में। मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सिंह आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। कल के एक बहुत ही शानदार सत्र के बाद आज ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक, लेकिन हमारी मार्केट अपनी एक अलग ट्रेजेक्टरी में इस समय। गिफ्ट निफ्टी भले ही हल्का सा नीचे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट आज तेजी से शुरुआत करे और उसके बाद देखते हैं किस तरीके के मूव्स बनते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो खैर शानदार मूव्स रहे ही हैं। मिड कैप इंडेक्स
फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा रहा है और ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, अगर 1-1.5% गिर रहे होते तो फिर भी अलग बात थी। फ्लैटिश ही है मेरे ख्याल से। मार्केट में अच्छे मूव्स आए हैं आज। मेटल्स में हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग शुरू में आए क्योंकि चाइना वीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर काफ़ी स्ट्रांग है। वीरो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं, एक दिन के अंतराल के बाद यूएस मार्केट्स खुलेंगे, करीब 65 अंक नीचे डाउ जोन्स फ्यूचर्स। रेस्ट ऑफ एशिया में थोड़ा सा अगर आप देखें लॉसेज हैं, और जैसे कि अनुज कह रही थी कि आज हैंग सेंग बैकफुट पे, शंघाई बैकफुट पे, तो कल मेटल्स जिसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया वो थोड़ा सा माइट बी प्रेशर में हो सकता है। आशीष। बिल्कुल ठीक। चलिए, अब प्री ओपन का आगाज होने वाला है कुछ ही देर में, तो टिकट टीम चलाना शुरू कर देगी, उसको देख भी लेंगे प्री ओपन क्या मूड दिखा रहा है। लेकिन अब आज के स्पॉटलाइट्स की कर ली जाएगी। बिग स्टॉक्स में थे हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला रडार पे। आज स्पॉटलाइट्स में क्या? स्पॉटलाइट में आज एक लार्ज कैप, एक मिड कैप। पहले लार्ज कैप से शुरुआत करते हैं आशीष। ये है विप्रो का चार्ट। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं, आज पहले हाफ में आईटी थोड़ा वीक रह सकता है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में काफी ओवरनाइट जंप आया, उसका एक क्लियर कट नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। प्लस कल ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो आज हो सकता है कि शुरुआत खराब हो विप्रो की, ये पॉसिबल है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये एक एंकर्ड वीवैप लाइन है। एंकर्ड वीवैप लाइन, यहां से अगर स्टॉक ऊपर निकल जाए तो नॉर्मली बड़ी रैली देता है। पिछली बार इसने कोशिश की थी लेकिन टिक नहीं पाया था। तो इसके लिए आज का सत्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार थोड़े तहजीब से ऊपर आया। पिछली बार उतने तहजीब से ऊपर आ नहीं पाया था ये उस एंकर्ड वीवैप लाइन के। इस बार एंकर्ड वीवैप लाइन जो है उसको क्रॉस कर रहा है। ये लाइन कहाँ से बनी है? ये जो लोज हैं ये पोस्ट कोविड लोज हैं, जो मार्च 2020 से एक लाइन चली आ रही है, उसके लोज हैं, वहाँ से ये एंकर्ड वीवैप बनी है और ये पार कर रही है बेसिकली। कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स पर मेरी नज़र पड़ी थी, इसलिए मैंने ये स्टॉक को चुना। कल बहुत शानदार डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे थे यहाँ पर। और एक और चीज़, लार्ज कैप आईटी में सबसे सस्ता स्टॉक है ये। ट्रेलिंग में 20 टाइम्स पे ट्रेड करता है और इससे क्लोजेस्ट HCL टेक है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इसके लिए लार्ज कैप में एक सस्ता स्टॉक, वैल्यूएशन कंफर्ट है और टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। और आईटी में नॉर्मली एक बाइंग बनी है, तो इसके लिए ये हमारे फोकस पर है क्योंकि यूएस में जिस तरीके के संकेत बन रहे हैं, लग रहा है कि शायद आईटी में अब एक रैली बनेगी। और जो मेरा एक व्यू रहा है कि आईटी इंडेक्स 52 वीक हाई पे जाने के लिए तैयार है, वो अभी भी मेरा इंटैक्ट है। दूसरा स्टॉक जो थोड़ा सा अग्रेसिव है, हाई रिस्क टेकर्स के लिए है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिएगा अगर आप बाय कर रहे हैं तो, आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही मैसिव बेयर मार्केट से गया था। ये इस स्टॉक ने मुझे काफी निराश किया था क्योंकि जब इसका डीमर्जर हुआ था तो मैं काफी पॉजिटिव था इस स्टॉक के ऊपर, लेकिन ये चला नहीं स्टॉक, इनफैक्ट कोलैप्स कर गया। और ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर अभी सपोर्ट ले रहा है और 3 ग्रीन बार्स ये बना चुका है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपका मेरे ख्याल से थोड़ा फेवर में है अगर रिसेंट लो के हिसाब से अगर आप इस ट्रेड को लें तो। और एक साइन बन रहा है कि केमिकल्स में एक बॉटम बना है। आप चाहे यूपीएल देखें, चाहे एसआरएफ देखें, नवीन फ्लोरिन देखें, दीपक नाइट्राइट देखें, सभी स्टॉक्स में एक बाउंस आपको देखने को मिला है। और पिछले 6 सेशन से यहाँ पर या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फ्रेश बाइंग हो रही है। इसके लिए इसको हमने रेडार पर रखा है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऐड कर दूँ, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी इसने वेल्थ लूज की है पिछले 6 महीने में। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये डिस्क्लेमर कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हमारे स्पॉटलाइट पर आए हुए 2 स्टॉक। स्पॉटलाइट पे आज है विप्रो और आरती इंडस्ट्री। वो आरती से चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। वो ये उसमें जो 3 दिख रहे थे, कविता जी के 3 वाइट सोल्जर्स थे। हाँ। है ना कविता जी? क्या? 3 वाइट सोल्जर्स बन गए भाई। नजर रखेंगे स्टॉक पे। वीरो, प्री ओपन वो पहले लग रहा था कि कुछ दबाव में मौके मिलेंगे एंट्री पाने के, अब तो एकदम गिफ्ट निफ्टी जाते जाते तो एकदम फ्लैट ही हो गया था। जैम इंडियन मार्केट्स आजकल दबाव फील नहीं कर रहे, एटलीस्ट सितंबर की सीरीज में। अच्छा, वो कविता जी वाली बात कही ना आपने, हाँ। मैंने देखा है पिछले 2 साल में कम से कम आरती और कविता जी, इनका एक अनोखा संबंध है। सबसे ज्यादा आरती पे किसी ने कॉल दी है तो वो कविता जी ने। चलिए आते हैं, शिरकत करते हैं इस प्री ओपन में। इट्स 19557, 29 अंक ऊपर आपकी स्क्रीन पे। और जिन स्टॉक्स पर आज हमारी नजर रहेंगी उसमें एक बार लेके आइएगा बिजनेस अपडेट्स के मद्देनजर IEX और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 स्टॉक्स को देखेंगे। दिग्गजों पे बाद में आएंगे, एग्जैक्टली उनकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी। स्पॉट अगर ये है तो हम कल के हाई के ऊपर खुलेंगे। IEX करीब 140 पे 3 रुपए ऊपर, यानी फीसदी के लिहाज से लगभग 2% ऊपर। उसके बाद M&M फाइनेंशियल्स, आयशा मोटर्स को देखेंगे। M&M फाइनेंशियल्स करीब 300 के स्तर पे और
₹4 का इजाफा यहाँ पे। आयशर मोटर्स बैकफुट पे 34-33 का लेवल यहाँ पे है। सॉरी, एस्कॉर्ट्स, माफ कीजिएगा यहाँ पे एस्कॉर्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे एक बार सिप्ला को, जो सब्सिडी के थ्रू इन्होंने एक्विजिशन किया। एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पे करीब 3077 पे, करीब ₹43 ऊपर। और उसके बाद लेके आइए सिप्ला करीब 2% ऊपर, 1265 पैकेट ट्रेड करता हुआ। आरबीएनएल, रेलवे स्टॉक्स ने कल एक सब्सटेंशियल मूव लिया था। आरबीएनएल, आईएफसी काफी स्ट्रांग थे। आरबीएनएल को एक बार फिर से लेकर आइए स्क्रीन पे, 158.95, हालांकि कल का हाई था करीब 164, तो अभी तो उसके नीचे ही है। फिर आता हूं दिग्गजों की तरफ। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, इनकी ट्रेजेक्ट्री क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। एचडीएफसी बैंक मोर क्लोजर टू 1600, बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। रिलायंस 2415, अभी भी ऑप्शन राइटर्स के एक क्लस्टर के बीच है, 2415 के ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ। और आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे 960 पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार स्पॉटलाइट में उल्लेख किए गए दो स्टॉक्स को देख लेते हैं, विप्रो और आरती इंडस्ट्रीज। विप्रो में कल काफी स्ट्रांग मूव था और विप्रो को स्क्रीन पे लेके आएगा। जैसे कि अनुज कहते हैं कि इस बार तहजीब से ऊपर आया है। इट्स नाउ 435, लगभग ₹2 ऊपर, 1% का इजाफा। और आरती इंडस्ट्रीज 1% ऊपर, 503.90 पे। अनुज बिल्कुल। अच्छा, और कुछ बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, ये अच्छे फाड़ा का डेटा, ये तो खैर हम ये तो रेलेवेंस नहीं है इसकी, कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। कंपनियों का आ चुका, लिस्टेड का नॉन लिस्टेड जुड़ के आ गया, इसमें हमारे लिए कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, करेंसी दिखाता हूं, 82.74, 82.78 उसके सामने, तो 4 पैसे की हल्की कमजोरी रुपए में। क्या डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा इंच अप हो गया है, ठीक है, रुपया पस्त है, थोड़ी सी हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत करते हैं। आज कच्चा तेल और बुलियन का बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है दिखाइएगा। सब दबाव में। सोना फ्लैट है, ₹30 की कमजोरी। चांदी ₹321 का दबाव, %0.5% की नरमी है। कच्चा तेल लाल में खुल के फ्लैट से अब पहला हरा टिक है ₹1 ऊपर, यानी कि कल का क्लोजिंग लेवल से ₹1 मजबूत, 71.10 के लेवल्स पर शुरुआती टिक्स आते हुए। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स की बातचीत हुई थी, उनका अब एक क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 2 अगस्त के डिसेंट अपडेट्स आईईएक्स और एमएनएम फाइनेंशियल के, और Oracle के एमडी सीईओ साहब ने रिजाइन करा। कुछ एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स, ड्रीम फोक्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने माल छोड़ा, सफायर फूड्स प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, इकरा, आदित्य बिरला सन लाइफ ने माल छोड़ा। स्पाइसजेट के बोर्ड मीट का आउटकम, प्रमोटर्स का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन हो रहा है और लेसर्स के साथ कुछ सेटलमेंट, शेयर जारी करे जाएंगे। आरबीएनएल ऑर्डर बैक करा, धानुका एग्रीटेक एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, धनसेरी वेंचर्स वो यूएस वाला जो कपकेक का धंधा था उसमें और पैसा डाल दिया, हालांकि धंधा भी पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन ग्रीन रख दिया है। सरकारी कंपनियों में फोकस करिए, रेलवे स्टॉक ये तमाम पीएसयू में बड़ा फोकस है, तो कल भी चल रहे थे और आज भी मुझे लगता है कि उसमें एक मोमेंटम रहेगा। आईआरएफसी, राइट्स, रेलटेल जैसे स्टॉक। गेल और ओएनजीसी में ध्यान रखिएगा, ऑयल एंड गैस में काफी इस समय हरकत भी हो रही है। और एनटीपीसी में जेफरीज की रिपोर्ट, तो ये कुछ सरकारी कंपनियां। रेमंड पे एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल की, और उन्होंने काफी बड़ा इसमें टारगेट दिया ₹2600 का, तो उसको ध्यान रखिए। सिप्ला में अब एक नई खबर निकल कर आ रही है, बेन कैपिटल और डीआरएल मिल के एक बिड कर सकते हैं इसके लिए, अभी डीआरएल को इनके लिए एग्री होना है। प्रिंस पाइप पे भी एक एंटीक की रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और रैमको सिस्टम्स मिले, इनकी एक एविएशन डील जो इनको टर्मिनेट करनी पड़ी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। ओके, जो निफ्टी की लाइकली टू बी जो फ्रीज ट्रैजेक्टरी होगी वो करीब 34 अंकों पर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके 2 ट्रेड्स, कन्विक्शन ट्रेड्स इस टीम्स में से। मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है, सबसे बढ़िया मोमेंटम कहाँ है, वो है आईईएक्स पे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आईईएक्स का अगर आप देखें चार्ट, यहाँ पे वीकली चार्ट भी कन्विंसिंग है, डेली चार्ट भी कन्विंसिंग है। इसका टारगेट बनेगा करीबन 145 का, 138 का इसका कल का क्लोज है, तो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 135, 135 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 145 का टारगेट। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा ओएनजीसी, जो नीरज जी की टीम में है। इट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट इसने दिया है, तो ब्रेकआउट का लेवल है करीबन 180 का, 183 का क्लोज है।
दीज आर फ्यूचर लेवल्स। तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ ही हम ओएनजीसी को लॉन्ग रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है, नेक्स्ट टारगेट है, दैट इज 188 to 190। तो इट्स अ बाय इन ओएनजीसी एंड इट्स अ बाय इन आईईएक्स। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। ये जो आईईएक्स की बात करी थी, दरअसल आज टॉप 10 में भी शुमार होता हुआ। पहले तो अगस्त मंथ के अपडेट्स आए। आईईएक्स कह रहा है कि इनका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है 21% साल दर साल बढ़ा। एमएनएम फाइनेंशियल कहता है इनका जो डिसबर्समेंट्स थे उसमें एक बढ़िया 15% का साल दर साल जंप। प्लेट फ्लिप करिएगा, ऐसे ही अपडेट्स आए मंथली पेटीएम के और एंजल वन के, दोनों डिसेंट अपडेट्स। एंजल वन कह रहा है साल दर साल मंथ ऑन मंथ क्लाइंट एडिशन स्ट्रांग। पेटीएम का डेटा मंथली ट्रांजैक्शंस का, यूजर्स का स्ट्रांग। सिप्ला साथ में रख दीजिए डॉक्टर रेड्डीज को रडार पे। सिप्ला इसीलिए रडार पे क्योंकि अपडेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि यूएस का दिग्गज बायआउट फंड जो है बेन कैपिटल, वो डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर चाहता है सिप्ला के प्रमोटर्स का स्टेक एक्वायर करना। डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं कि उन्होंने इच्छा भरी, हामी भरी है नहीं भरी, पर ये डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला दोनों आज इसीलिए रडार पे। ऑर्डर इनफ्लोज हैं। आरवीएनएल को 174 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है, हालांकि जेवी को है, और उस जेवी में इनका 74% स्टेक है। जेन टेक्नोलॉजीज को फिर से आज सुबह अपडेट आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला है। इस बार की ऑर्डर की वैल्यू है 123 करोड़ रुपए। हीरो मोटोकॉर्प एथर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 33% हिस्सा है। एथर का राइट्स इशू आया हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से अपडेट आता हुआ राइट्स इशुएंस में सब्सक्राइब करेंगे। 550 करोड़ रुपए और झोंकने की तैयारी इस एथर एनर्जी में, इस कंपनी की। एस्कॉट्स क्यूबोटा ने कल शाम को बाजार बंद होने का अपडेट दिया कि इनकी एग्री मशीनरी डिवीजन, आसान शब्दों में ट्रैक्टर बिजनेस, प्राइस हाइक्स लेने की तैयारी कर रहा है। अब वो कितना होगा डिपेंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी ज्योग्राफी है, पर प्राइस हाइक्स की तैयारी होती हुई। ऑयल इंडिया, इनका एक जेवी है असम सरकार के साथ, असम गैस कंपनी में। वो जेवी में फंड इन्फ्यूजन की तैयारी हो रही है। ये जेवी दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, असम गैस कंपनी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने स्टेक के हिसाब से ये 1738 करोड़ रुपीस उस कंपनी, उस जेवी में इन्फ्यूज करने की बोर्ड मंजूरी आ गई है। स्पाइस जेट प्रमोटर्स की तरफ से फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, इक्विटी इशुएंस और वारंट सब्सक्राइब करेंगे। 29 रुपीस कुछ पैसा था, प्रिसाइज 87 पैसा, प्लस जो लेनदार थे लेसर्स के साथ सहमति बनी है, उनको उनकी डेट के एवज में इक्विटी जारी करी जाएगी, और वो मेरे ख्याल से 40-48 रुपए के आसपास के भाव पे। इसके अलावा रेमंड्स दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई 2600 के दोनों के प्राइस टारगेट, देखते हैं स्टॉक कैसा बिहेव करता है। और फाइनली एफएनओ बैंक के 5 स्टॉक्स, एक था ऑलरेडी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 4 और जुड़ चुके हैं, वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ये है एफएनओ बैंक वाले। हिंदुस्तान कॉपर, बीएचईएल, इंडिया सीमेंट्स और इंडियाबुल्स हाउसिंग पहले से था। शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा का और सभी स्टॉक्स न्यूज सुनाने के लिए एक बार फिर से। अब चलते हैं आज की रणनीति के को लेकर अनुज के पास। अनुज, कल भी हमने अपने शुक्रवार के गेन्स को एक्सटेंड किया, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक बट निफ्टी स्ट्रांग था, आईटी ने कंट्रीब्यूट किया और मिड कैप्स तो वाकई सुभान अल्लाह। आज की अप्रोच करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज की अप्रोच सेम है जो कल भी थी हमारी अप्रोच, कि थोड़ा सा ओपनिंग पे ले, थोड़ा हल्का हो तो और ऐड करें और कैरी करें। कल भी क्लोजिंग में आपको याद होगा हमने कैरी करने को कहा था, और मुझे सुबह भी गिफ्ट निफ्टी पे यकीन हो नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि मार्केट शायद ग्रीन में खुलेगा, हो सकता है खुलने के बाद नीचे आ जाए। आज मैं कहूंगा कि आप 19550 और 19625 पर नजर रखें, ये बड़ी रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। कल वाली स्ट्रैटेजी है 35-40 पॉइंट ऊपर ना खरीदें, थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाए तब खरीदें, और प्लस 19450 टू 19500 में ऐड करें। देखिए 19450 टू 500 मिल गया ना बीरू, ऐड करिए, सिंपल हो गया, बाय करिए, सोचिए मत उसमें, क्योंकि मार्केट उसके बाद रिवर्स कर देगा अपने आप, जैसे कल मार्केट ने किया था लोअर लेवल से। और अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए अब सिंपल 19380 का। पोजिशनल ट्रेडर्स 19223 का स्टॉप लॉस रखें, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे अगर आज हम 19550 के ऊपर क्लोज हो गए तो। 19223 जब तक इंटैक्ट है इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स, और जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करना है। 20,500 तक ये निफ्टी जा रहा है, इसमें अब मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर मार्केट आपको निकाल देगा स्टॉप लॉस लगा के तो अलग बात है, वरना अपना स्टॉप लॉस कैरी करिए, एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, खुद प्रॉफिट मत बुक करिए। बैंक निफ्टी पे अभी भी कोई ट्रेड नहीं है, बैंक निफ्टी में मैं वेट करूंगा, एक बार ये 2-3 स्टॉक्स जो है कोटक, एचडीएफसी बैंक की स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेंगे, छोड़ देते हैं बैंक निफ्टी को। आईटी मजबूत है, बाकी के सारे सेक्टर्स सीमेंट
ऑटो, कंस्ट्रक्शन, ये सब स्ट्रांग है। मिड कैप इतने स्ट्रांग चल रहे हैं, जबरदस्ती बैंक निफ्टी पर क्यों फोकस कर रहा है? छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए बैंक निफ्टी को, निफ्टी पर फोकस करेंगे, स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। ओके, तो आपको इंडस्ट्रीज पर अप्रोच मालूम चल गई यहाँ पे क्या है, और डिप्स अगर मिले तो ज़रूर उसको ग्रैब कीजिए, और वो एक सटीक मौका होगा निफ्टी को ऑन द डाउन साइड जोड़ने का। आज जिन स्टॉक्स पे और नजर रहेगी, देखिए रेलवे स्टॉक्स तो हैं ही, और एक दो स्टॉक्स का मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे। कल केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल में काफ़ी अच्छा खासा मूव आया था 1096 पे। राजेश सतपुते जी से बहुत अच्छी तरीके से रीड करते हैं। राजेश जी, टाटा केमिकल पे आज का फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है आपका? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से कल यहाँ पे एक नया मूव शुरू हुआ है। एक कंसोलिडेशन था, और एक कंसोलिडेशन का जो टारगेट आना चाहिए मेरे हिसाब से 1100 पार करते ही ये कम से कम 1140 1150 तक जाएगा। वैसे अगर आप इसको वीकली चार्ट के हिसाब से देखते हो तो मुझे लगता है ये 1200 का टारगेट पोजिशनली यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है। तो स्टॉप लॉस जो है पोजिशनल के लिए वो रहेगा 1060 का, ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होगा 1080 का। ओके, 1080 के स्टॉप लॉस के साथ अप, और 1060 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। और एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस प्री ओपन में, उसमें शामिल है कैनफिन होम्स, एनटीपीसी अच्छा कर रहा है, 1% ऊपर है। रिलायंस पे नजरें रहेंगी, 2400 को सिक्योर करके कितना रखता है। अभी तक इसका इस स्विंग में शुक्रवार और सोमवार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेट्स सी आज क्या करता है। चलते हैं, अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को देखने के लिए वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्यूसडे। मंगलवार की शुभकामनाएं। बिल्कुल वीरू, और देखते हैं किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं आज यहाँ पर। शुरुआत तो ठीक ठाक ही होगी, हालांकि गिफ्ट निफ्टी भले ही थोड़ा सा फ्लैट था, लेकिन प्री ओपन में तो मामला थोड़ा सा ऊपर ही सेटल हुआ है। और मिड कैप्स एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने की तैयारी हो रही है मिड कैप इंडेक्स में, उस पर नजर रखिएगा। निफ्टी की शुरुआत 30-35 पॉइंट ऊपर होती हुई अब थोड़ा सा नीचे आया 27 पॉइंट, लेकिन अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है 19,550 के ऊपर ही है अभी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए फिर वही बात, बैंक निफ्टी तंग कर रहा है लगातार, और 44,569 पर इस समय। तो बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आईटी भी आज कुछ खास नहीं कर रहा है, शुरुआत तो ठीक ठाक ही है कंसिडरिंग जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड ऊपर आई है। आज आईटी में शुरू में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है यहां रैली बनेगी। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स देखिए फ्रेश ऑल टाइम हाई 40,000 क्रॉस किया मिड कैप इंडेक्स ने। ये पहली बार मिड कैप इंडेक्स 40,000 के पार पहुंचा है। 0.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए क्या शानदार तेजी, ये भी ऑल टाइम हाई 0.8% ऊपर इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स। और एडवांस डिक्लाइन का मामला बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कल भी ऑलमोस्ट यही आंकड़ा था 2200 का, आज भी 1900 और 250 वाला मामला थोड़ा सा रेड में आया है। ये वो बॉन्ड यील्ड वाला इंपैक्ट है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग आती है नहीं आती है। चलिए अब एक बार जरा निफ्टी इंडिविजुअल स्टॉक्स सेक्टर्स देखते हैं। निफ्टी ऑटो हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत 0.15%, एफएमसीजी 0.25% ऊपर है, तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मानी जाएगी। मेटल्स में हल्की सी डिक्लाइन है शायद चाइना फैक्टर की वजह से। फार्मास्यूटिकल्स में तेजी है इस समय, आज सिप्ला में अच्छी मजबूती रही होगी। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स में अच्छी तेजी है, ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है कैपिटल गुड्स इंडेक्स। ऑयल एंड गैस इंडेक्स अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब 0.5% ऊपर इस समय। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स वीकली एक्सपायरी का दिन यहाँ पर, और इस समय करीब 17 पॉइंट ऊपर 19,807 पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। मामला वही, निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा इंपैक्ट निफ्टी आईटी का, बैंक निफ्टी फ्लैट है एकदम। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर तेजी कहां पर मंदी। सबसे ऊपर सिप्ला 1.5% ऊपर ये स्टॉक क्लियरली अब यहां पर और लोग इंटरेस्टेड हैं प्रमोटर फैमिली का स्टेक बाय करने के लिए। टाइटन में तेजी है आज, ग्रासिम, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईटीसी, हीरो में भी तेजी है, करीब 0.5% की तेजी है, तो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया इस न्यूज को। यूपीएल में हल्की सी तेजी 0.1%, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, डीवीज लैब, सन फार्मा, तो फार्मा में तेजी है थोड़ी सी। कोटक, रिलायंस में अच्छी सी बाइंग है इस समय, करीब 1.25% का मूव रिलायंस में आया इस समय। कोटक में भी करीब 1.25% की तेजी है इस समय। नीचे क्या है, डॉक्टर रेड्डीज, देखिए अगेन वो डॉक्टर रेड्डीज ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन डिनायल भी नहीं दिया है कि सिप्ला में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा नीचे है। टाटा स्टील हल्का सा नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय हल्का सा नीचे, लेकिन निफ्टी ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर आपने कल का लॉन्ग कैरी किया तो ग्रिप में ही है आपकी पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिप्ला इस समय करीब 2% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप एक बार जरा वो दो स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं।
विप्रो और आरती इंडस्ट्रीज। विप्रो आई थिंक ग्रीन में आया अभी भी, अब फ्लैट ही है। जैसे हमने कहा था कि कल ऑलरेडी चल चुका है और आज थोड़ा सा आईटी में नेगेटिविटी रहेगी तो शायद थोड़ा सा शुरुआत खराब हो, और आरती इंडस्ट्रीज भी करीब करीब 1% ऊपर। लेकिन एडवांस डिक्लाइन मजबूत है वीरू, और मिड कैप इंडेक्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पर 40,000 के ऊपर इस समय इंडेक्स काम करता हुआ। बताइए क्या इंटरेस्टिंग ट्रेड्स एफएनओ में? जी अनुज, आज एफएनओ में जो सबसे इंप्रेस कर रहा है अपने अपडेट के बाद आईएक्स लगभग 3% ऊपर। बात 3% के साथ ये भी है कि आपको याद होगा वो एक हिस्टोरिकल क्रैक आईएक्स में आया था। तारीख थी 6 जून 2023। उस दिन इसने इन सिंगल डे एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट करी थी। उस दिन टूटा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज एक बार आप समझ लीजिएगा कि 6 जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन होता हुआ। उसके बाद गेल अब बाय 2% ऊपर, गेल 126 पर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड करता हुआ, और गेल जाके अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है उसमें जाके अब एंटर कर चुका है, नवंबर 2018 वाली। उसके बाद कैनफिन होम्स एनबीएफसीज में अच्छा करता हुआ, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लोअर लेवल से। पीएनबी कल भी हमने क्लोजिंग ट्रेड में पिक किया था, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अच्छा करता हुआ 1% ऊपर। मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट कल के हल्के से डाउन स्विंग के बाद आज अच्छी तेजी दिखाता हुआ। टाटा केमिकल बेहद खूबसूरत और एक क्लियर चार्ट था, मैं भी कुछ देर पहले राजेश जी से चर्चा कर ही रहा था इस पे। एक स्विंग अच्छा यहाँ पे, और अब टाटा केमिकल CY23 के आई थिंक अगर मैं इसको बारीकी से चार्ट को देखूं, यस CY23 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। 22 नवंबर को इसमें एक मतलब 2022 में नवंबर में क्रैक था, बट अब CY23 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। और रियल एस्टेट एंसिलरी में आज एस्ट्रल ने एक बहुत बड़े डाउन स्विंग के बाद अच्छा पुल बैक दिया है। केमिकल बास्केट में दीपक नाइट्राइट, ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और टाटा केमिकल, और साथ ही साथ जुबिलेंट फूड वर्क्स ये आज थोड़ा सा स्ट्रांग है। कोलगेट आपको एफएमसीजी स्पेस में आज थोड़ा सा स्टेबल नजर आएगा विद बायस पॉजिटिव। और मेटल्स में जैसे कि हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि हैंग सेंग बैकफुट पे था, शंघाई बैकफुट पे था, मेटल्स आजकल के एक सुपर स्विंग के बाद नाल्को बैकफुट पे, हिंडाल्को, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सब क्रमबद्ध तरीके से बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए सेल, और साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर। अनुज बिल्कुल, तो खैर चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद कॉल लेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा आज का क्लियर कट ब्रेकआउट स्टॉक, 2 दिन की करेक्शन के बाद वो प्राइस हाइक के न्यूज़ का यहाँ फायदा मिलता हुआ करीब 2% ऊपर। एस्ट्रल जैसा भी उन्होंने कहा, कल भी अच्छे मूव्स थे एस्ट्रल में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो मूव कंटिन्यू कर रहा है नॉन स्टॉप। उसके अलावा कल हमने रेलवे स्टॉक्स की बात की थी, एक बार आप जरा IRFC फिर से देखिए, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये स्टॉक अब अप्रोच कर रहा है। इस तरीके की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिली। उसके अलावा पॉली कैब लेकर आई है अब एक बार जरा, क्या ये पॉली कैब का फ्रेश ऑल टाइम हाई है क्या? एक बार जरा पॉली कैब देख लेते हैं, 5269, 1% ऊपर इस समय पॉली कैब। और इसकी 52 वीक हाई वाली प्लेट जरा दिखाएंगे एक बार जो डॉक्टर साहब, मैं जरा एक बार कंफर्म करना चाह रहा था। जी हाँ, ये इसका एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पॉली कैब का। क्या शानदार स्टॉक रहा है। अच्छा एक और चीज़, जब भी कोई स्टॉक का 52 वीक लो एग्जैक्टली 1 साल पहले हो और 52 वीक हाई आज हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1 साल पहले का वो जो 52 वीक लो है वो भी उस समय उसका 52 वीक हाई था। ये चीज़ भी समझिए, ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक जो ट्रेंड है वो इतना पॉजिटिव है कि जो 52 वीक लो है वो एग्जैक्टली 1 साल पहले था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस समय 52 वीक हाई था, उसके बाद से स्टॉक कंसिस्टेंटली गेन कर रहा है। इस तरीके की तेज़ी यहाँ पर बन रही है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एक बार एक एक करके सारे क्विक सिंगल्स लेते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू यू। और स्टॉक है पॉलीकैब, बिल्कुल तेजी है, रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, 527 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 5500 की तरफ जा रहा है, लेकिन वो दूर की बात, लेकिन 5400 पॉसिबल है। स्टॉप होगा आज का लो 5250 लगा दे तो भी चल जाएगा। पॉलीकैब पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके पॉलीकैब। अच्छा एक स्टॉक जरा लेकर आइए, HMA एग्रो। मैं इस स्टॉक की बात क्यों कर रहा हूँ, हालांकि एफएनओ में नहीं है, रीसेंट लिस्टिंग थी ये स्टॉक, और मुझे याद है वीरू आपको भी याद होगा जब इसका IPO आया था तो मैंने इसमें एक व्यू लिया था, लोगों को ये व्यू दिया था कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनता है जहां पर सब्सक्रिप्शन बहुत नील के बराबर, मतलब बहुत कम था, 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं होता, आपको पूरी एलोकेशन मिली होगी उसमें, और अगर आप सिर्फ एक नंबर्स पर फोकस करें, क्योंकि ये बफेलो मीट एक्सपोर्ट की कंपनी थी, इसके लिए बहुत लोगों ने इस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन मूव्स देखिए क्या शानदार रहे। और अगर आपने लिस्टिंग्स पे भी लिया होता या अगर आपने IPO पे भी लिया होता वीरू, तो बहुत शानदार मूव रहे हैं इसमें। आज भी अच्छे गेंस है यहाँ पर, 825 का ये स्टॉक का, तो ये एक अच्छा मूव। खैर अब और कॉल से थे, शिवांगी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड।
गुड मॉर्निंग। मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चॉइसेस बहुत है। मेरा पसंदीदा पिक होगा आज का मैस्टॉक। हम देख रहे हैं कि ये पूरे स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इवन कोचिन शिपयार्ड जो है काफ़ी अच्छा एक बढ़त दिखाते हुए दिख रहा है। मैस्टॉक जो है अपनी कंसोलिडेशन से निकल रहा है वीकली फ्रेम में, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। 2020 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 1900 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई महिला ये कहे कि चॉइसेस बहुत है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा बाजार है। अब एक काम करते हैं, सीधे कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, आपका भी ऐसी है क्या? चॉइसेस बहुत हैं? वैसे आप लोगों के पास चॉइसेस कम होती हैं। अच्छा ओके, यस चॉइसेस है ऑफ कोर्स। और अभी जो मेरी चॉइस है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में ऑल्दो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छे मूव आए हैं, मुझे लगता है कि काउंटर में अगर डिप मिल रहा है तो इसे अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। एक अच्छी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने, एज ऑफ नाउ 452 के लेवल पर है। क्योंकि मूव किया है इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दूंगी, दैट इज 443। वहां एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड मुझे लगता है 458 462 की तरफ की काउंटर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस कल का स्पॉटलाइट का स्टॉक भी था, ये याद होगा आपको, और अच्छा मूव दिया इसने, और ये भी कल इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ था, और ये इस वक्त अब दिसंबर 2021 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मैं सही हूँ क्या? यस, दिसंबर 2021 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी यहाँ पर। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है कैनफिन होम फाइनेंस पे। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट मिला है, एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट, रादर सॉरी आर्ली चार्ट। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 810 का। 785 चल रहा है, यहाँ पे बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 775 का। कैनफिन होम फाइनेंस, कैनफिन होम्स, ये होगी राजेश सतपुते की पिक। मानस, आपके पिक? देखिए टाइटन पे अनुज जी ध्यान देना चाहिए। टाइटन पहले से ही हाई टॉप साइड बॉटम के ट्रेंड में है। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 3114 3114 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। और ऊपर की तरफ जो पिछले हाईज 3210 के आसपास थे 3210 के, वो आपको टारगेट सेट करने हैं टाइटन में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 3140 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 77 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 62 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 110 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, चलिए टाइटन, इस पर फोकस कर सकते हैं आप। राजेश पालवे जी, आपके पिक? अनुज जी, PSU बैंक में हमें लगता है कैनरा बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। कैनरा बैंक फ्यूचर में हमें लग रहा है ये जिस तरीके से मोमेंटम बना है ओपनिंग के बाद से, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 352 से लेके 355 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती। कैनरा बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 339 के आसपास। कैनफिन होम्स और कैनरा बैंक आज दोनों ही आगे रेडार पर। उसके अलावा कहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं इस समय? देखिए, एक बार इंडिया मार्ट देखिए, कोल इंडिया देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स देखिए, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। ITC ने बहुत समय के बाद एक कुछ मूव दिखाया। लूपिन में फ्रेश मूव शुरू हुआ है, फिर से शायद एक मूव की शुरुआत लूपिन में। इनफैक्ट आज फार्मा पर नजर रखिए, जरा फार्मा इंडेक्स लेकर आइए इंट्राडे। लूपिन हुआ, ग्लेनमार्क हुई, देखिए निफ्टी फार्मा इस समय डे हाई पर। ग्लेनमार्क फार्मा, टोरेंट फार्मा जिसकी बहुत पिटाई हुई थी, अब अगर मार्केट को ये लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज और बेन आना चाहते हैं, और अगर वो टोरेंट का आउटबिड कर दें तो शायद मार्केट एक रिलीफ लेगा उसकी वजह से। तो टोरेंट में मूव अच्छा है, बायोकॉन में अच्छा मूव है। आज का सेक्टर वीरू फार्मा है। आज फार्मा में अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं आपको। फार्मा में ट्रेड्स खोजिए आज आप। लॉरस लैब्स देखिए, ये भी अच्छा आपको मूव दिखा रहा है। तो काफ़ी स्टॉक, सन फार्मा ने अभी अभी डे हाई लगाया। आज मुझे लग रहा है फार्मा कुछ करने के मूड में है। काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है निफ्टी फार्मा में एक बड़ी रैली के बाद। आज लग रहा है यहाँ पर कुछ मूव्स आ रहे हैं। जी हाँ, और इस बीच आप जरा सन फार्मा के बाद लेके आइए सिंजन। बिल्कुल सही कहा अनुज ने, मेरे स्क्रीन पे अभी बहुत सारे स्टॉक्स फार्मा से अपीयर होते हुए। यस, ये क्लियर चार्ट लग रहा है। शिवांगी, आपका टेक? सिंजन पे 802.25 अबाउट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
जी सिंजिन पे मेरी नज़र कल भी गई थी। ये एक काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है, इसमें अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है करीबन 755 के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। जो पोटेंशियल है अपसाइड का वो अच्छा नज़र आते हुए दिख रहा है। हालांकि इसका थोड़ा हल्का रेजिस्टेंस है 840 के आसपास, तो वहाँ तक हम टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 790 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके आपके स्क्रीन पे सिंजन। अब बात करते करते 805 की ट्रेजेक्ट्री पे, दैट्स डूइंग वेल। और एक बार आप लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल्स, ये भी लोअर लेवल से एक अच्छा कर्व ले रहा है और करीब करीब 4894 ये मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस बहुत दिनों के बाद अच्छा मूव, मेरे ख्याल से 22 अगस्त के बाद फर्स्ट टाइम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक फाइट कर रहा है टू क्रॉस इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका व्यू क्या कहता है मानस, कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे ट्रेड आपका? तो देखिए पिछले 15-20 दिनों से एक चीज स्टॉक ने दिखाई है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ने फिसला है। वहां उसके उसके ऊपर ही हमने देखा है कि बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे अभी 10 दिन पहले भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसको बीच नहीं कर पाया था और अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं अभी इंतजार करूंगा जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाएंगे, अगर ये 49.20 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 51-50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इंतजार करिए, 49.20 के ऊपर खरीदारी करेंगे 48.60 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, फार्मा में ही औरोबिंदो फार्मा का भी अब मूव देखिए। औरोबिंदो फार्मा में अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे, तो वो एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक यहाँ पर। उसके अलावा बजाज ऑटो और इंडियन होटल्स 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश मूव दिखाता हुआ। नवीन फ्लोरिन, तो स्पेशलिटी केमिकल्स इस मार्केट में बेसिकली इस समय आइडियाज का एक इसके ना मतलब उन्हीं आइडियाज को मार्केट बार बार रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडियन होटल्स देख लीजिए आप, इंडिया मार्ट देख लीजिए। मानस, इंडिया मार्ट और इंडियन होटल्स दोनों के चार्ट्स एक बार जरा चेक करिए। देखिए इंडिया मार्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अगर आप देखिए तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है और आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट 3200 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। मेरी राय में तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 3170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 3170 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 3325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया मार्ट में। इंडियन होटल्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। 412 को आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश खरीदारी की राय ब्रेकआउट पे रहेगी। अगर आप ब्रेकआउट देखने को मिले 428 रुपए के ऊपर, जो कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर 460 465 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंडियन होटल्स। आरती इंडस्ट्रीज एक बार रिविजिट करते हैं, स्पॉटलाइट में डिस्कस किया आज, अब डे हाई पर ये स्टॉक इस समय और अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में। और उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए आप जरा, क्रॉम्पटन कंज्यूमर। क्रॉम्पटन में 2-3 अच्छे ग्रीन कैंडल्स बने एकदम से और क्रॉम्पटन में अच्छा मूव। गाबा सर, अगर क्रॉम्पटन का चार्ट आप खोल पाएं और अगर हमें बता सकें कि यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बन रहा है क्या, लॉन्ग या शॉर्ट? बिल्कुल बन रहा है। 8 दिन का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है स्लोअर टाइम फ्रेम। 305 पे ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेड पर है 307 पे। मुझे लगता है 315 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मैटर ऑफ टाइम। 304 का कोई स्टॉप लगाकर चले क्रॉम्पटन पर तो अच्छा मुनाफा बन सकता है क्रॉम्पटन। जैम। अच्छा अनुज, मेरी निगाहें सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में हैं। आपने फार्मा का जिक्र किया, फार्मा हॉस्पिटल सब में अच्छा मूव। अपोलो का जिक्र किया था, उसके बाद आप यथार्थ को देखिए। अब आप देखिए ये मैक्स को, एक बार मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। 590 मानस, ये एक इन्वेस्टर का स्टॉक है, ये कभी ट्रेडर का स्टॉक रहा ही नहीं है, बट 590 मानस एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मानस अगर ये 591-92 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाए तो आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई की 620 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी? पोजिशनल व्यू क्या है आपका इस स्टॉक पे? तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है, हालांकि एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 595 के आसपास, बट क्योंकि पैटर्न शॉर्ट टर्म पे पॉजिटिव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 595 के लेवल्स भी ब्रीच हो जाएंगे। और बिल्कुल सही आपने कहा, जो पिछला हाई 630 का है वही आपको टारगेट सेट करने हैं। एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना है, 590 के आसपास के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 574 का स्टॉप लॉस लगाइए और 630 के टारगेट सेट करिए।
ओके तो यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छा मूव आता हुआ 591 ऑलमोस्ट हाई की ट्रिजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ग्रैनुलर्स अच्छा करता हुआ। अच्छा इस बीच एक बार आप आइए, एक बार कल की थीम पे फिर लौट के लेट्स ब्रिंग IRCTC। इट्स 710, मतलब जो कल नहीं किया अब वो कर रहा है फाइनली, मतलब कल भी चला बट 710 पे 700 पे एक रेजिस्टेंस जोन था। राजेश पालवे जी कोई ऑप्शंस ग्रैब करने चाहिए क्या IRCTC के? वीरेंद्र जी पूरा रेलवे थीम में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। IRCTC एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था काफी दिनों से, लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है, बिल्कुल यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 740 750 हमें लगता है पोजिशनली यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से अब ब्रेकआउट 700 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे 710 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि करीब 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कॉल के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 29 से 32 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 18 रुपए के आसपास। ओके IRCTC। अच्छा इंडेक्स भले ही स्थिर हो, बैंक निफ्टी स्थिर, लेकिन अनुज मिड कैप, लुक एट मिड कैप, मेरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। और अब इसके चार्ट्स की क्या बात करूं, ये मूव शुरू हुआ था 29 मार्च को, जहां मिड जर्नी में जुलाई में नहीं अगस्त में निफ्टी कोलैप्स हुआ। मिड कैप्स का मूव कायम 40,162 ऑल टाइम हाई। अनुज इसको देख के अभी डर तो नहीं लग रहा है थोड़ा सा, या फिर इस पार्टी को बस चलने दें, या फिर स्टॉप लॉस ही आपको बाहर निकालेगा? देखिए जो सुबह मैंने बात की थी मैं फिर कहूंगा, डर तो मुझे लग रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक होता है ना मार्केट में, एक होता है कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ लर्किंग डाउन द रोड है, लेकिन आप सिर्फ उस डर से अपने विनिंग पोजीशन से बाहर नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा एक्सुबरेंस फेज में ही बनता है। एक पार्टी में आप हैं, डांस फ्लोर पर आप हैं, बस ये ध्यान रखिए आप कहाँ डांस कर रहे हैं। आप एग्जिट जो डोर है उसके पास डांस करिए, ताकि अगर ट्रबल हो तो आप पहले बाहर निकल सके, क्योंकि आप लास्ट में बाहर निकलेंगे तो बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको बिल नहीं पे करना है, बेसिकली सिंपल चीज़ है। और एक और चीज़ वीरू, वो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स एट न्यू हाई की मैं बात करता हूँ ना, वो आज सुबह 400 हिट हो गया। वो 550 के करीब जब हिट हो जाएगा ना, तब आप धीरे धीरे उसमें से अपना निकलने की कोशिश करिएगा। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मार्केट में पिछले 6 महीने में। मिड कैप चला, स्मॉल कैप चला, निफ्टी जूनियर जिसको कि हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से जानते हैं, अब निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अभी तक अपना 52 वीक हाई नहीं हिट किया है। एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ूंगा, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसकी अगर वो 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट अगर एक बार फायर कर देना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका 52 वीक हाई भी तो देखिए कब का था, 15/9/2022 का इसका 52 वीक हाई था। उसका रेलेवेंस पता है क्या है, क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 52 वीक हाई हिट नहीं किया? क्योंकि इसमें अदानी ग्रुप के काफी स्टॉक्स थे जो इंडेक्स का हिस्सा नहीं थे, निफ्टी के हिस्सा नहीं थे। अदानी ग्रीन और बाकी के जो अदानी के नॉन निफ्टी स्टॉक्स थे वो इसमें काफी थे। तो ये एक पॉकेट थी जहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद आपको एक कुछ और स्पेस मिल जाए रैली के लिए, तो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। लेकिन मिड कैप में तो जब तक मार्केट ना बाहर निकाले ना, आपको खुद नहीं निकलना है। आपको पार्टी चल रही है, कंटिन्यू करिए। जी हाँ, तो आपको मिड कैप को खेलने का सिद्धांत भी मालूम चल गया, और अनुज का मूड भी। सुबह बात हो रही थी कैसीनो की, कैसीनो का वो 00 का फंड आपको मालूम चल गया होगा। और यहाँ पे अगर आप डांस के शौकीन हैं तो भी मालूम चल गया होगा कि क्या फंड है। गेट के नजदीक है ना, गेट के नजदीक। अनुज हाल फिलहाल में कोई छुट्टी का कार्यक्रम है क्या? इंडियन होटल्स पे ध्यान नहीं क्या थोड़ा सा? वीरू पता है क्या हो रहा है अभी प्रॉब्लम? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो फर्स्ट लेडी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, जिल बाइडेन, और प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब वो रोज अपने आप को मॉनिटर करेंगे, और अगर अब से लेके अगले 3 दिन में अगर वो भी बाई चांस पॉजिटिव हो गए तो शायद उनको कैंसिल करना पड़े। तो वो पूरा का पूरा मामला ही G20 का जो है वो मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं रिस्क ना आ जाए, तो इसके लिए लेकिन होप करेंगे कि वो ठीक रहें प्रेसिडेंट साहब और आएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है और एक शान वाला इवेंट है G20 का। तो होप करेंगे कि वो आए। लेकिन मार्केट इस क्वार्टर को इसीलिए तवज्जो दे रहा है क्योंकि एक तो G20 है प्लस वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए पॉजिटिविटी दे रहा है मार्केट उस पर। भाई साहब, सबको मिलकर बाइडेन साहब की जो सेहत है ना उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 400 कमरे बुक हैं और यूएस एजेंसीज ने
400 कमरे हफ्ते भर से बुक कर रखे हैं, मतलब हफ्ते भर हो गया उसकी कोई बुकिंग नहीं है। तो उनका आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो शी जिनपिंग के नहीं आने से थोड़े से नाखुश हैं, वो उन्होंने कहा है कि वो थोड़े नाखुश हैं, बट ठीक है। बट ये इवेंट महत्वपूर्ण है और वो आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर लौट के आते हैं इंडिसेस पे, आपकी स्क्रीन पे 44,584 और एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा RBL 1.5% ऊपर, अच्छा इसको छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, आप लेके आइए आप GNFC 1.5% ऊपर 649 माइनस। GNFC पे आपका आउटलुक है 649 ऑन द हायर साइड और धीरे धीरे नवंबर 2022 से लेके अब तक की ये पूरी ट्रेजेक्ट्री बाइसेक्ट होती हुई 650 पर। आपका टेक? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो अब खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ी रैली हमने देख ली है पिछले करीब 12-13 सेशन में। हालांकि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो राय तो बने रहने की रहेगी, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, इसलिए 634 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक 660 तक के टारगेट जो पहले के हाईज थे, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। ओके चलिए GNFC यहाँ पर बने रहें आप। राजेश सतपुत्री के पास एक कॉल है। राजेश जी बताइए। देखिए मेरी नज़र फार्मा पे है। जो फार्मा की बात हो रही है उसमें से एक काउंटर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और वो है ग्लेनमार्क फार्मा। मेरे हिसाब से जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है आर्ली पे जिस तरह से मोमेंटम पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। 771 कैश में चल रहा है, इसे बाय करें 760 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 800 का। ओके चलिए, तो फार्मा में आज काफ़ी ट्रेड्स आ रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा इस समय पिक है राजेश जी की, तो यहाँ पर एक ट्रेड। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। आज सस्ता ऑप्शन लेंगे राजेश पालवे से, शिवांगी जी आज तैयार करेंगे FN सुपरस्टार, कविता जी से आज लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जुड़ने वाले हमारे साथ। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। काफ़ी स्टॉक्स में मोमेंटम है इस समय। एक बार जरा आप देखिए दीपक नाइट्राइट, अच्छे मूव यहाँ पर। मेरे ख्याल से केमिकल बास्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये इस समय, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। वो आरती की जो मैंने बात की थी वो डे हाई पर है। पॉलीकैप जो गाबा सर ने सुबह सुबह पिक किया था वो इस समय फ्रेश हाई पर। और एक बार जी लेकर आइए, जी में भी एक अच्छे मूव्स बन रहे हैं यहाँ पर। जी का इंटरडे चार्ट देखिए, जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर अच्छे ट्रेड्स। कविता जी एक बार जरा चार्ट इसका तैयार रखिएगा, जी का एक बार रिविजिट करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी में पिछले 5-6 दिन का एक कंसोलिडेशन रहा है एक बड़ी रैली के बाद। कविता जी क्या लग रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है यहाँ पर? एग्जैक्टली एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसने वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिया है और डेली चार्ट अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है यहाँ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। 269 के लेवल्स पे एज ऑफ नाउ ये काउंटर है। इंट्राडे के लिहाज से देखें तो 270 to 75 इसके रेजिस्टेंस होंगे, बट काउंटर एक अच्छा मूव दे सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है आपको द लेवल ऑफ 290 और 300 के लेवल्स के लिए, तो ऑन अ पोजिशनल बेसिस। जी एंटरटेनमेंट, और अभी दीपक नाइट्राइट पर टिप्पणी अनुज ने की थी, डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 19,559 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट स्टिल हाई लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। और एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइए, और यूनाइटेड स्पिरिट्स 1029 पे क्या करने की कोशिश करता हुआ। ये चार्ट भी बहुत शानदार चार्ट है, और एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है इस रेंज में, लेकिन जब भी यहाँ से इजेक्ट करेगा बहुत स्ट्रांगली करेगा। कविता जी आपका व्यू क्या है यहाँ पर? 1028 3 हाइस टेस्ट हो चुके हैं इस जोन में, 1035 के 1040 के। फाइनली आपका व्यू क्या बन रहा है इस स्टॉक पे इस वक्त? सो यूनाइटेड स्पिरिट्स 1029 के लेवल पर है। एक अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है वंस अगर ये 1031 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देते हुए दिखे। मुझे लग रहा है प्राइस टारगेट्स जो आते हुए दिखेंगे वो 1036 1048 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1018। ओके चलिए अब एक काम करते हैं फिर चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और एक के बाद एक चारों ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, तो ये समय अच्छा है ट्रेड्स लेने का। राजेश पालवे जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड।
अनुज जी, जो स्टॉक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है वो है पेट्रोनेट। आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से ही देखने को मिला। स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मिंग था, लेकिन अब जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है, हमें लगता है पेट्रोनेट यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। स्लाइट इन द मनी 225 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। ₹6.45 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है पेट्रोनेट का ये मूव 235 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए ₹11 से ₹13 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा ₹4 के आसपास। तो 225 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है पेट्रोनेट में। पेट्रोनेट LNG यहाँ पर आपको ऑप्शन बाय करना है सॉरी, सितंबर 225 का। शिवांगी, FNO सुपरस्टार। जी, इसके लिए मैंने चूज़ किया है दीपक नाइट्राइट। हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही शानदार रूप से पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। पिछले सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स थे, वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं और टेक्निकली अगर हम बात करें तो चार्ट सेटअप वाइज भी काफ़ी पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज कंसोलिडेशन के बाद और RSI भी एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 2400 के टारगेट्स के लिए हम खरीदारी की सलाह रहेगी 2360 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दीपक नाइट्राइट। दीपक फिर आ ही गया एक बार, और दीपक और आरती ये 2 आज सबसे प्रख्यात नाम है सुबह सुबह, दीपक और आरती। चार्ट के चमत्कार कविता जी से लेंगे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? दीपक और आरती जी तो चले गए हैं, तो अब हम SRF पर फोकस कर रहे हैं। 2425 के लेवल्स पर है। काउंटर को हमने कल भी ट्रेड दिया था इस पर। आज 2424 के लेवल्स पर है। एक स्मॉल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से 2460 2480 के लेवल्स के लिए SRF पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 2400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, अब आगे SRF केमिकल बास्केट से 2424 पे डे हाई पर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ अब मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आज का पिक आपका मिड कैप फंडा। प्रिडोमिनेटली 2 व्हीलर स्पेस में फोकस करती है। हालांकि इन्होंने ईवी में पोर्टफोलियो धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट किया है, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी आ रही है। और कंपनी का नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसमें अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो डिसेंट रिजल्ट आए थे, 16% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ था, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 19% रेवेन्यू ग्रोथ है FY25 तक के लिए। और इसमें खास बात यह कि जो मार्जिन है कंपनी के, जो कैपेसिटी रैंप अप कंपनी कर रही है, उससे मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी काफी बड़ी गुंजाइश है। हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 30% का CAGR EBITDA मार्जिन में होने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। और कंपनी में हमारा टारगेट है 1900 रुपीज का, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज टारगेट 1900। ओके, एंड्योरेंस टेक 16.3 पे ट्रेड कर रहा है एंड्योरेंस, और यस 1663। ओके, आज अच्छा पुल बैक इस स्टॉक में है भी। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए थे, और ये 4 ट्रेड्स एक एक करके 4 का चौका में लिए थे हमने राजेश पालवी जी से। पहला सस्ता ऑप्शन का विकल्प आपके पास था पेट्रोनेट LNG, यहाँ पे 225 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1113। 4 का स्टॉप लॉस 715 पे ट्रेड करते हुए FNO सुपरस्टार शिवांगी जी का दीपक नाइट्राइट 2400 का लक्ष्य 2326 पे ट्रेड करता हुआ 2307 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने आज SRF पिक किया, और यहाँ पे 2460 2480 का लक्ष्य 2400 का स्टॉप लॉस, करीब 2427 पर ट्रेड करता हुआ। और अभी कुछ देर पहले एंड्योरेंस टेक नरेंद्र सोलंकी जी ने पिक किया करीब 1900 के लक्ष्य के लिए। इंडिसेस एट डे हाई 19571। अनुज, बैंक निफ्टी ये जो 44500 44700 इस 200 पॉइंट की रेंज में सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, उनके ऊपर। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बार कंट्रीब्यूटर भी रख दीजिए, फिर हमारी गुफ्तगू ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और थोड़ी और मीनिंगफुल हो पाएगी। एक बार देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डे हाई पर, कोटक, SBI, एक्सिस, IDFC। अनुज थोड़ा एफर्ट कर रहा है, 44,700 कर रहा है वीरू, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, इसमें क्या है ना, देखिए फिर भी निफ्टी आपको ज्यादा एक रिलेटिवली बेटर कैरी दे रहा है। अगर आपने कल भी वो जो हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था कि कैरी करिए लॉन्ग को, आज सुबह भी मैं रत्ती भर कॉन्फिडेंट नहीं था गिफ्ट निफ्टी में। मुझे लग रहा था आज तो गिफ्ट निफ्टी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एक अच्छे लेवल पे बाय करने के लिए, और निफ्टी रेड में आया ही नहीं है। 19572 19573 पर अब हम इस समय
मुझे लग रहा है कि एक शार्प मूव अब 19,750 800 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सितंबर मंथ की एंड की 19,700 या 19,800 की कॉल लेकर छोड़ दें एक बार के लिए, और वो चलेगी तो अच्छी चलेगी आपके लिए, ठीक है ना। वो मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। अगर आपने वो कल ले लिए तो वो आपकी अच्छी खासी ग्रिप में होगी, उसको अभी भी आप कैरी करिए। और अब आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा 19,400 का। लेकिन क्योंकि आपने बात बैंक निफ्टी की थी, मैं बैंक निफ्टी में फिर भी कहूँगा एक बार 45,000 क्रॉस हो जाए ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा वापस। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोटक और HDFC बैंक इंट्राडे में जिस तरीके से घूम जाते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा नर्वस कर देता है। इसके लिए मैं थोड़ा अभी भी बैंक निफ्टी पे मैं थोड़ा सा कम ही कॉन्फिडेंट हूँ निफ्टी के मुकाबले। ओके, चलिए, कन्विक्शन अभी कम है, बट दीपक के बाद, आरती के बाद नवीन भी जो है वो पूरे के पूरे एफर्ट करता हुआ ये भी टिकने को तैयार नहीं है। राजेश जी, मैं सही कह रहा हूं क्या? नवीन फ्लोरिन 4622। राजेश पालवे जी। तो देखिए, केमिकल बास्केट में मोमेंटम तो बना है, और नवीन फ्लोराइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो एक इमीडिएट मेजर सप्लाई जोन है वो करीब है 4680 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा कंसोलिडेशन हमें लगता है देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने बहुत ही लोअर साइड पे अगर ट्रेड लिया है तो उनके लिए यहाँ पे 4680 के आसपास थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि एक मल्टीपल टाइम यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्टॉक रुक के इस कंसोलिडेट करेगा, तो थोड़े से पुल बैक में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। ओके, आज थोड़ा वीरू मूड में है, तो वीरू उसी मूड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर एक और नाम आगे आ रहा है अतुल का, ठीक है। अतुल भी देख लीजिए, अतुल भी इस समय अच्छा करता हुआ ट्रेड में इस समय। डे हाई पर अतुल लिमिटेड इस समय। राजेश सतपुते जी, अतुल पर कोई ट्रेड? अनुज जी, देखिए, अतुल में डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है 7,300 के ऊपर। सामने अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग का इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 7,480 7,500 का है। तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेंड बना है 7,300 के स्टॉप लॉस के साथ। अनुज जी, एक कमेंट मैं करना चाहूंगा आरती इंडस्ट्रीज पे, मेरी नजर रहती है इस पे। आरती में एक ब्रेकआउट मिला, इसका एक सप्लाई पॉइंट था करीबन 508 का। 508 इसका 100 डीएमए था, इसी के आसपास ये अटक रहा था। ये 508 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लग गया और सुबह सुबह आया है। इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है अनुज जी, वो करीबन 540 का है। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मुझे लगता है आरती में आएगा। बाय करे, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 500 का। ओके, आरती यहाँ पर अच्छे मूव आने की तैयारी हो रही है। और एक्चुअली आज शायद नाम का ही सिलसिला चल रहा है। एक बार अब आदित्य की बात करें, आदित्य बिरला फैशन, AB फैशन, ये स्टॉक अब डे हाई पर, और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी है। F&O में भी अच्छा मोमेंटम है। AB फैशन रिटेल, इसका स्टॉक देख लेते हैं एक बार। मानस, इस पर आप राय दीजिए, AB फैशन पर। देखिए, स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब आपको केवल वेट करना है एक प्राइस ब्रेकआउट का। अगर ये 223 के ऊपर निकलेगा तो वो एक तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 235 रुपए के आते हैं। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं, जो कि 217 रुपए है। लेकिन फ्रेश खरीदारी 223 रुपए के ऊपर करेंगे। 223 के ऊपर 235 के टारगेट से। सब 1 to all अगर आप देखें, आदित्य हो गया, आरती हो गया, दीपक हो गया, नवीन हो गया, अतुल हो गया, सारे नाम वाले स्टॉक्स सब आज डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बालकृष्ण लेके आइए एक बार, ये तो हमारे मित्र हैं बालकृष्ण। प्रकाश से जरा इसको देखेंगे, क्या क्लीन स्वीप 20 डे के ऊपर और पिछले एक महीने की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ 13 रुपए ऊपर, 0.5% ऊपर। हाँ, अब तक कंसोलिडेशन जोन पर है, लेकिन एक इनिशियल बाय सिग्नल जरूर मिला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर ट्रेड कर रहा है 2397 पर, ले लेना चाहिए। आज का लो है करीब 2380, उतना या 2382 का स्टॉप लगाकर चले। पॉसिबल है कि 2420 टू 2450 ये जोन है, वहां तक जा सकता है आजकल के लिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यस कंसोलिडेशन में, लेकिन ब्रेकआउट के तार पर है और हेल्प मिल जाएगा। ओके, अच्छा देखिए, एक ब्रेकआउट जो हमने पकड़ा अभी 15 मिनट पहले, और अगर आपने वहां उसको चेज किया होता तो ऑलरेडी अच्छी खासी ग्रिप में होती है आपकी ट्रेड। जी एंटरटेनमेंट लेकर आइए अब जरा उस स्टॉक को। हमने ये डिस्कस किया था कविता जी के साथ, 269 270 के आसपास था तब, अब 276। अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय आ रहे हैं स्टॉक में।
कविता जी बहुत सही टाइम पर वो ब्रेकआउट पकड़ा हमने। अब यहाँ पर ट्रेड ग्रिप में कोई फ्रेश व्यू? या फ्रेश व्यू अगर और 0.4% ये काउंटर बढ़ चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें, 271 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मूव एक्सटेंड हो सकता है 280 281 के इंटरडे टारगेट्स के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करना चाहिए। ओके चलिए, जी एंटरटेनमेंट 4% ऊपर इस समय। पता नहीं मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत जल्द वो सेट का फाइनल आउटकम भी आना है। मार्केट का बेसिक थीम ये रहा है कि आगे जाकर ये एक एमएनसी कंपनी होगी विदाउट द बैगेज ऑफ पुनीत गोयन का। ये एक मार्केट ने एक कॉल लिए क्योंकि फिर शायद उसको एक एमएनसी वैल्यूएशन मिले जी को। ध्यान रखिए, जो जी सोनी का मर्जर हुआ था उसकी टेक्निकल वैल्यू 300 रुपये पर शेयर थी और उसके बाद स्टॉक ने 170 रुपये तक के भी भाव देखे थे। वहाँ से एक रैली शुरू हुई थी, अब 270 रुपये पर। यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे उन पर फोकस करते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले रेमंड और यहाँ दो ब्रोकरेजेस ने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली, जिसके बाद स्टॉक में आज 8 से 9% की तेजी देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है 2600 रुपए के टारगेट के साथ और जेफरीज ने भी 2600 रुपए के लक्ष्य रखे हैं। डीमर्जर और जिस हिसाब से कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ रही है, खास करके रियल एस्टेट बिजनेस में जो अनलॉकिंग दिखाई पड़ रही है, उसके चलते ब्रोकरेजेस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश हैं और शायद इसीलिए स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी 12% की तेजी लगभग डेज हाई पे रेमंड कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा वायदे बाजार में आईएक्स का शेयर काफी एक्टिव है। इनका जो अगस्त इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है वो लगभग 21% से बढ़ा है और अगर हम रियलाइजेशंस की बात करें तो यहां भी आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक ये डेटा पॉइंट के बाद जो अपडेट आई है मंथली, उसके बाद 2% की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ। और रियल एस्टेट पैक से और एक जो स्टॉक है वो है बॉम्बे डाइंग। इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ एक सेटलमेंट जो है वो पब्लिक किया है। 150 करोड़ रुपए जो है एक्सिस बैंक देगी बॉम्बे डाइंग को, और जो लैंड है इनकी वर्ली में उसको एक एक्सेस रोड दिया जाएगा और आर्बिट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इस न्यूज के बाद भी स्टॉक में लगभग 6% की तेजी। न्यूज रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि जो बैलेंस लैंड पार्सल है उसको शायद बॉम्बे डाइंग मोनेटाइज कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बॉम्बे डाइंग के लैंड बैंक के लिहाज से। ओके, बॉम्बे डाइंग 5.5% ऊपर ये स्टॉक। अच्छा मोमेंटम आज यहाँ पर सुबह और जो शानदार मूव सुबह। मैं इनफैक्ट इसको ऑलमोस्ट बिग स्टॉक में रखने वाला था, लेकिन फिर थोड़ा फोकस एफएनओ स्टॉक्स पर गया, इसके लिए नहीं लिया इसको। लेकिन अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय। निफ्टी 19,578 पर, बस 19,600 की तैयारी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, परसिस्टेंट सिस्टम्स लेकर आइए, कल भी स्टॉक में अच्छे मूव थे। इनफैक्ट अब निफ्टी आईटी लेकर आइए और निफ्टी आईटी जो सुबह की एक खराब शुरुआत थी, ये देखिए अब वहाँ से घूमा। ये सुबह शुरुआत क्यों खराब थी? क्योंकि वो बॉन्ड यील्ड का एक इम्पैक्ट आना था, वो पता था, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी। और अब ये इंडेक्स देखते हैं 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता है या नहीं, लेकिन अच्छे मूव। अच्छा, बाय द वे वो अतुल की बात की थी हमने, अतुल अब डे हाई पर आ गया है। और उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी अब डे हाई पर। बालकृष्णा में इनफैक्ट अच्छे मूव्स इस समय। गाबा सर, कोई ट्रेड बालकृष्णा पर? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेकआउट मिल चुका, 2399 पर ट्रेड कर रहा है। पहला टेक्निकल टारगेट मैंने बताया था 2420, अब उसको मॉडिफाई करके 2450 कर दूंगा। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। 2380 को स्टॉप लगा कर चले तो लगता है यहां तक जाएगा। तो यस, फोर्स तो है बालकृष्ण में। जी, और एक और चीज़ अच्छी नज़र आ रही है आज बैटरी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। लुक एट एक्साइड, आपकी स्क्रीन पे आएगा। सॉरी, ये अमराजा बैटरीज लिखे आएगा, मेरे स्क्रीन पे भी अपीयर हुआ। एक्साइड करीब 0.5% ऊपर है। अमराजा बैटरी 640 पे। अमराजा बैटरीज देखिए बहुत चला नहीं था, लेकिन ये बहुत ठंडा स्टॉक था। लगभग जुलाई 2023 से ये एक रेंज में बैठा हुआ था। उस रेंज के हायर क्लस्टर को टेस्ट कराया। बस एक चार्ट चेक ले रहा हूँ क्योंकि ट्रेड अब यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग अभी नहीं नजर आ रहा मुझे, क्योंकि चल चुका है ये। बट मानस, क्या ये इस रेंज से इजेक्ट करने के चांसेस क्रिएट कर रहा है, ये रेंज जो कि जुलाई से मेंटेन्ड है? तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल निकल जाएगा, उस रेंज के बाहर निकलेगा, क्योंकि जिस तरह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, बहुत चांसेस है कि स्टॉक अब 670 से लेकर 680 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। 629 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। पहला टारगेट 660 और उसके ऊपर 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में।
चलिए अब जरा पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस शो को अब विराम देने का समय आ गया है। राजेश पालवे जी, राजेश सतपुते जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहें। कविता जी, शिवांगी, नरेंद्र सोलंकी जी, मानस जी और गाबा सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रीट्स। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और एक बहुत ही पावर पैक्ड लाइनअप है आज हमारे साथ। राजेश सतपुते और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हमारे साथ। एसपीएस सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह जुड़ेंगे और निर्मल बांग से विकास सालुंके भी अपनी टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। फंडामेंटल आउटलुक समझाने के लिए होंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा, और साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से लेंगे रॉकेट कॉल्स। चलिए ये लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले जरा मार्केट पर एक बार रुक करते हैं। और मार्केट में इस समय अच्छा मोमेंटम, मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% की तेजी के साथ अब काम करता हुआ 400 पॉइंट ऊपर, और बहुत शानदार मूव्स कुछ स्टॉक्स में। फ्रेश मूव्स की बात कर लेते हैं क्योंकि पुराने स्टॉक्स पे ज़्यादा जाएंगे नहीं। फ्रेश ब्रेकआउट्स में फेडरल बैंक डे हाई पर, इन्फोसिस डे हाई पर, ग्रासिम डे हाई पर, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर, उसके अलावा क्रॉम्पटन कंज्यूमर डे हाई पर, IOC डे हाई पर, UPL डे हाई पर। इन सब स्टॉक्स ने अच्छी मदद की मार्केट की इस समय, और एक अच्छे मूव्स इस समय यहाँ पर इन स्टॉक्स में। वीरो जैम अनुज, मिड कैप्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव, इंडिसेस एट डे हाई, निफ्टी 19,573 के स्तर पे। क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान हैं आज, फटाफट यहाँ पे कॉल्स का क्रम जो है पूरा कर लेते हैं। और याद रखिएगा विष्णु प्रकाश आज एक जो लिस्टिंग भी है ये सेटल करीब करीब अपने इशू प्राइस से करीब 65% के प्रीमियम पे हुआ है। इशू प्राइस इसका 99 था, सब्सक्रिप्शन करीब करीब 88 टाइम्स था इसका, मुझे याद अच्छी तरीके से। खैर अभी चलते हैं कॉल्स पे। विकास, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका बहुत संक्षेप में व्यू और आपका 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग गुरु जी। देखो इंडेक्स पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस 19,600 के आसपास वापस एक रजिस्ट्रेशन बेस होगा, लेकिन एक दायरे में यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। हालांकि नीचे में जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है वो 19,470 के आसपास का, तो ये 100 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है मार्केट आज ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। 19,600 ब्रेक होता है तो ऊपर की रेंज ओपन होते देखने मिलेगी, जो 19,770 और 800 के आसपास की एक ऊपर की रेंज है, वापस उसी रेंज तक आ सकता है। लेकिन 19,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट यहाँ पे अच्छा है। कल भी मैंने इन्फोसिस मेंशन किया था क्लोजिंग बेल के इसमें, मुझे लगता है वो आज भी मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे अभी भी लगता है इन्फोसिस में बहुत अच्छा रनअप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, तो इन्फोसिस मेरा बाय कॉल रहेगा। 1520 1540 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है वो लेवल आ सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा वो 1440 के आसपास का रहेगा, तो पहला मेरा बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस 1530 1540 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा बायोकॉन। हमने देखा है कि लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में 260 के ऊपर वो क्लोज मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बायोकॉन एक अच्छा काउंटर है, यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 278 के आसपास के, तो 278 के टारगेट के लिए बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है 258 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हमने नोट डाउन किया है कि 258 और 256 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है, वो सपोर्ट जोन इसका स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के बायोकॉन यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए 278 के टारगेट। ओके, चलिए अब चलते हैं सुदीप के पास। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स। अनुज, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। जो इस सबसे मुझे लग रहा है कि एक बैंकिंग में एक चाल आई है, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक PSU बैंक एक कंसोलिडेशन फेज में थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे एक मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिख रहा है। तो PSU बैंक में से मेरी एक पिक रहेगी जो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और स्टॉक ने पिछले 10-12 दिन का जो कंसोलिडेशन था जो डाउनवर्ड बायस के साथ, उसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से करंट मौजूदा भाव से बाई कर सकते हैं कैनरा बैंक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 330 एंड अ टारगेट ऑफ 350-355 ऑन द अपसाइड।
मेरी दूसरी पिक है पिरामल एंटरप्राइजेस, पीईएल। पीईएल में हमने देखा एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में ही स्टॉक था, लेकिन स्टॉक पिछले कुछ 10-15 दिन से स्टॉक का एक कंसोलिडेशन में था 1050 और 1080-90 के बीच में, और अब स्टॉक ने फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेली वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे 1080 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं 1150-1160 के टारगेट के लिए। ओके, अब राजेश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से और एक पुणे से हैं। राजेश पालविया जी, आपकी 2 कॉल्स क्या रहेंगी? वीरेन जी, अभी जो स्टॉक पसंद आ रहा है हाई टिकट साइज है, लेकिन स्टॉक में हमें लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट मिला। इंडिया मार्ट पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक को देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है आज के सेशन में। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है ओपनिंग के बाद से। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 3300 से लेके 3320 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3200 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, अपोलो हॉस्पिटल। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल में ओपनिंग के बाद से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस जैसा खत्म होते हुए दिखेगा। एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 5050 5060 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4910 के आसपास। ओके, चलिए सतपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए 2 ट्रेड रहेंगे। उसमें से एक जो है, जो आपने कहा कि जो आईटी, देखिए आईटी में एक नजर रहेंगे हमारी टीसीएस पे, जहां पे कल हमने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप था। और मुझे लगता है टीसीएस का जो टारगेट हमने सेट किया वो करीबन 3500 से लेके 3520, ये इसका इनिशियल टारगेट होगा। तो हम टीसीएस को बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3420। और टीसीएस के बाद एक कॉल रहेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रा आप कह सकते हैं, कि कोटक बैंक। इट्स ए बाय फॉर मी। मेरे हिसाब से आर्ली चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, और ये मोमेंटम मैं प्ले करना चाहूंगा। रिस्क कम रहेगी तो डेफिनेटली बैंकिंग में कोटक रडार पे है। स्टॉप लॉस होगा 1770 का, और जो टारगेट मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा 1810। तो बाय इन कोटक एंड बाय इन टीसीएस। बाय इन कोटक, बाय इन टीसीएस, ये हो गई इस समय राजेश सतपुते की ट्रेड्स। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस से मार्केट के बिग पिक्चर समझते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा जुड़ गए हमारे साथ। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मिड कैप्स को लेकर, ये जिस तरीके के मूव्स अब मिड कैप्स में आ रहे हैं स्मॉल कैप्स में, क्या थोड़ा कहीं डर लग रहा है आपको, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है इस मार्केट में? नमस्कार अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। देखिए, थोड़ा कॉशियस रहने की बात तो है ही, बिकॉज जिस तरह से जो मोमेंटम बन रहा है और जिस तरह से रैपिडली स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो हमेशा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में, वो एक अलग सेक्टर रोटेशन से आ रहे हैं। सो अगर हम 1 या 1.5 साल पहले देखें तो जो सेक्टर मूव कर रहे थे इंडेक्स को, उससे डिफरेंट सेक्टर्स अभी मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इकोनॉमी की जो चेंजिंग कॉम्पोजिशन है और जो ग्रोथ ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की बात है। ओके, तो इस समय मेरे जी फिर कौन सी पॉकेट्स में आपको अभी भी कॉन्फिडेंस लग रहा है, या फिर कंफर्ट अभी भी लग रहा है इन लेवल्स पर भी? बिल्कुल। सो जहां पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लिंक स्पेंडिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से मोमेंटम बन रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी वहां पे स्कोप है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अभी भी डिफेंस में गवर्नमेंट रोल आउट कर रही है इंडिजिनाइजेशन की, आत्मनिर्भरता की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, मेरे ख्याल से अभी भी काफी स्कोप हो सकता है। जो पुराने थोड़े पॉकेट्स थे, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, जहां पे हम बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, कंपनीज ने कैपेसिटीज में काफी इंक्रीज की है, लेकिन चाइना की प्रोडक्शन ऑनलाइन आने से कमोडिटीज प्राइसेस घटे थे, केमिकल्स के प्राइस घटे थे, तो स्टॉक प्राइसेस ने काफी करेक्ट किया है। बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी जो मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन लार्ज केमिकल कंपनीज हैं, वो काफी बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जा रही हैं। तो अगर हम बहुत सुपर नॉर्मल मार्जिन ना गिने जो हमने पिछले साल देखे थे, बट नॉर्मलाइज लॉन्ग टर्म मार्जिन देके भी देखें, तो वॉल्यूम ग्रोथ इटसेल्फ काफी अच्छा है ये लोगों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से जो पुरानी जो थीम थी, जो ऑटो एंसिलरीज की थी, केमिकल्स की थी, वहां पे अभी भी काफी वैल्यू दिख सकती है।
प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो लोकल कंजम्पशन है वो अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, टेंटेटिव है, मॉनसून की अनसर्टेनिटी है और इलेक्शन बिल्डअप हो रही है। तो कैपिटल गुड्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो पॉकेट्स हैं, रेलवेज हैं, डिफेंस हैं, वहां पे मेरे ख्याल से अभी भी जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स है वो चलती रहेंगी। तो ये पॉकेट्स में अभी भी मेरे ख्याल से फंडामेंटल और वैल्यूएशन के मोमेंटम्स हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग पॉकेट का जिक्र किया यहाँ पे मिहिर जी ने, और रेलवेज, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, और सर ये लार्ज कैप आईटी पे आपका कन्वेंशन क्या कह रहा है इस वक्त? क्योंकि निफ्टी आईटी ने टेक्निकली, आई मीन प्राइस वाइज, जिस पे आप कमेंट नहीं करेंगे, एक अच्छा बिहेवियर है। इन्फोसिस लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर भी हुआ है। लार्ज कैप आईटी को आप इस वक्त अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में रख रहे हैं सर? क्योंकि मिड कैप आईटी तो बहुत अच्छा रहा भी है पिछले 6 महीने में। बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप आईटी में अभी भी मैं कहूँगा एक बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। वैसे प्राइस मोमेंटम है और उसका रीजन भी है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 3-4 महीने, पिछले 3-4 महीने में यूएस मार्केट्स ने परफॉर्म किया है और यूएस इकोनॉमी ने जिस तरह से रेजिलियंस दिखाई है, तो शायद जितना जितना डर था कि स्लो डाउन आएगा, उतना शायद स्लो डाउन ना आए। बट मेरा व्यू अभी भी ये है कि यूएस में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और जिस तरह से मॉर्गेज रेट्स वगैरह हाई लेवल पे चल रहे हैं, अभी भी एक स्लो डाउन आ सकता है। शायद रिसेशन का जो भय था वो नहीं है, लेकिन एक स्लो डाउन का डेफिनेटली केस बन रहा है। और मेरे ख्याल से जो यूएस में मूव आया है टेक स्टॉक्स में, वो बेसिकली कुल मिला के 5-6 स्टॉक्स में आया है जो एआई के थीम पे चले हैं लास्ट 6 महीने में। वो 6 स्टॉक्स को निकाल दें हम, तो यूएस आईटी ने भी इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है। जो ज्यादा अंडरवेट का व्यू था 6 महीने पहले, वो शायद नहीं है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ओवरवेट नहीं जाऊंगा ये सेक्टर में। भी आप ओवरवेट नहीं है आईटी में, लार्ज कैप आईटी स्पेशली, आपने कमेंट्स दिए यहाँ पर। सर ये केमिकल में बाइंग बहुत अच्छी आ रही है, और इतनी अच्छी है कि पूछे मतलब हमने कुछ सेलेक्टिव केमिकल्स में लास्ट 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा भी है। ये केमिकल में जो आया मूव है, आपको सस्टेनेबल लगता है? क्या ये अगले 2 क्वार्टर्स में अर्निंग्स, जो कि पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर में थोड़ी सी म्यूटेड थी, उसको एक रिवाइवल देगा? क्या चेज करना चाहिए केमिकल इस वक्त आपके मुताबिक मिहिर जी? देखिए केमिकल्स में जैसे मैंने कहा, जो थीम बन रहा है कि पिछले साल जो हमने केमिकल्स में एक बहुत ही ज्यादा यूफोरिया देखा था, बहुत ही ज्यादा तेजी हो गई थी, वो कमोडिटी प्राइस लेड थी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चाइनीज प्रोडक्शन जो वापस आई, उसकी वजह से कमोडिटीज और केमिकल्स के प्राइसेस करेक्ट हुए, और उसके लिए हमारे उसके पीछे पीछे हमारे जो मिड कैप, लार्ज कैप, सारे जो केमिकल्स के स्टॉक थे काफी करेक्ट किए थे। तो अब हम ये थीम बना रहे हैं कि जो चाइना +1 और इंडिया में प्रोडक्शन मूव करने का जो एक ट्रेंड बन रहा है, वो अभी भी बरकरार है। और जिस तरह से नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी के लेके हम चले, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आ रही है हमारी कंपनीज में। सारी जो मिड कैप और काफी सारी तो नहीं कहेंगे, बट काफी सारी जो मिड कैप और लार्ज कैप केमिकल कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल में काफी कैपेसिटीज एडिशन की है, और नेक्स्ट 2-3 साल में भी कैपेसिटी एडिशंस के अच्छे प्लान है। और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी सेल्स भी होगी, उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि काफी सारों ने अच्छी तरह से टाइप किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मलाइज मार्जिन लेके चले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन ना लेके चले जैसे हमने पिछले साल देखे थे, बट नॉर्मलाइज मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है, दैट वो ही काफी है ये कंपनीज को परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 30-60% करेक्ट हो चुके हैं काफी सारे केस में। तो एक नॉर्मल मार्जिन लेके चले, नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ लेके चले, तो वैल्यूएशन अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मिहिर जी, लार्ज कैप बैंकों में प्रॉब्लम क्या है? अच्छे नंबर के बावजूद स्टॉक चलने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से ये बेसिक सेक्टर रोटेशन चल रही है, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे ही अब लग रहा है कि आरबीआई का रवैया इतना कड़ा नहीं रहेगा, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी शायद इतनी हॉकिश नहीं रहेंगी, तो एनबीएफसीज ने परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि एनबीएफसीज टिपिकली होलसेल बोरोवर होते हैं। उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो आरबीआई और सेंट्रल बैंक के रेट से लिंक्ड होती है। बट अब जो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही थी, वो इस हद से नहीं बढ़ रही है, तो बैंक्स से थोड़ा शिफ्ट हम एनबीएफसीज में देख रहे हैं। नेक्स्ट लेग मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट लेग मेरे ख्याल से हमने ये भी देखा है कि जो कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स थे,
वो भी काफी अंडर परफॉर्म किए थे, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमारी ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, वो सब ने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अंडर परफॉर्म किया था। बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया था, खास करके लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। तो मेरे ख्याल से जैसे मार्केट मिड और स्मॉल कैप में बढ़ रहा है और फंडिंग कॉस्ट का कंसर्न्स कम हो रहा है, तो ये सेकंड लेग ऑफ फाइनेंशियल्स चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंसर्न की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ सेक्टर रोटेशन। चलिए मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो सुशील केडिया तैयार होंगे हमारे लिए।